कोई एक बताओ। बेसिकली एनएमटी ऑडिबल है ना? यानी बिलिंग का था क्या, ऑडिबल है क्या? सर हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ऑडिबल ना? सर ऑडिबल है सर। ओके, थैंक सर थैंक यू यू। सर। तो बेसिकली देखो, इस बार बहुत सारे इश्यूज हैं, हाँ। अरुणाचल में भी बहुत सारे इश्यूज है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास हम लोग कर लेते हैं ना। ये क्लास करने के बाद जैसे मॉक का तो हम लोग पेड कोर्स करना ही है, ठीक है। तो मॉक में हम लोग ले लेंगे ना। मॉक करके एक साथ करेंगे, ज्यादा नहीं ले पाएगा, अराउंड 30 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स को ले लेंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन है, 1 घंटा, एक एक आदमी के साथ 1 घंटा करेगा। 1 घंटा में जितना क्वेश्चन है सब डिस्कस कर लेंगे, मतलब ब्रीफली, जैसे आंसर देने बाद में ना। लेकिन जितना पॉसिबल आज हम लोग कोशिश करता है, और फिर बाद में भी कोशिश करेंगे क्लास करने का। बट शेड्यूल बहुत टाइट है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को करना है एजुकेशन रिलेटेड टर्म्स को जानना है ना। तो जैसे कि उस दिन वो उसने बता रहा था, आप लोग का, हम लोग का गनी मैडम ने बताया था, ठीक है। एक होता है GER, हाँ, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। तो व्हेन वी से ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, जब GER बोलते हैं तो GR को सिंपल में कहेंगे, इट इज टोटल एनरोलमेंट एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। टोटल एनरोलमेंट एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन, हाँ। एंड देन इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, ठीक है। तो एज बार नहीं है इसमें, हाँ। पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, ऑफ द ऑफिशियल एज ग्रुप फॉर दैट लेवल, लेवल ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको इजी से अभी हम देखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो बेसिकली एक कैच इसमें ये है कि आपका GR जो है, GR कैन एक्सीड 100 ऑल्सो, ठीक है। इट कैन एक्सीड 100%, क्योंकि यहाँ में बिकॉज इट इंक्लूड अंडर एज एंड ओवर एज स्टूडेंट्स, अभी बोला है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एज बोला, ठीक है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है आपका, टोटल, इसका फॉर्मूला अगर देखने से, टोटल एनरोलमेंट ना एट पर्टिकुलर लेवल, इसमें दिया हुआ है ना। चलो, टोटल एनरोलमेंट एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, ठीक है। एज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल एज ग्रुप फॉर दैट लेवल, कितना एज ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद इंटू 100 ना, इंटू 100, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। जी, जी, आपका GER का फॉर्मूला जो है। तो सपोज बेसिकली ऑफिशियल एज ग्रुप है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 14 to 15, फॉर एग्जाम्पल ना, 14 to 15, ठीक है। एंड देन इस एज ग्रुप में आपका ये 14 टू एज ग्रुप में पॉपुलेशन है आपका 10,000, फॉर एग्जाम्पल ना। सपोज 10,000 का पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन एनरोलमेंट कितना हुआ है, एनरोलमेंट हुआ है 11,200, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि एनरोलमेंट तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बेसिकली डिफरेंट एज ग्रुप का भी आता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है ना। तो टोटल एक्चुअली हम लोग का जो एज ग्रुप है, ऑफिशियल एज ग्रुप कितना होना चाहिए था, इतना, ठीक है। 10,000 होना चाहिए था ना, तो 10,000 से डिवाइड करेगा इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम लोग जब निकालेगा, तो यू विल सी इट इज 112%, ठीक है नहीं। तो इट कैन बी मोर देन बेसिकली 100% एज वेल, ठीक है। क्यों 100% से ऊपर हो सकता है, बिकॉज इट इंक्लूड्स इवन ओवर एज स्टूडेंट्स, अंडर एज स्टूडेंट्स ऑल्सो। कोई कोई अपना एज से पहले उस लेवल में सेकेंडरी में पहुंच गए, कोई कोई आपका ज्यादा फेल हो के ना, या तो लेट स्कूलिंग किया, तो उस समय में बेसिकली आपका स्कूल में घुस गया, ठीक है। लेट घुसा स्कूल में ज्वाइन किया, ठीक है। और कोई कोई तो एक ही लेवल में 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया ना, या किसी ने ड्रॉप आउट किया था बीच में, फिर छोड़ के आ गया, फिर घुस गया, ठीक है। तो ऐसे करके, तो इसलिए बेसिकली आपका जो GER होता है, इट कैन बी इवन मोर देन, बेसिकली इट कैन एक्सीड
आपको 100%। ठीक है, ये चीज को समझना ना। तो जी ईयर क्या को मेजर करता है ब्रॉडली। आपको एग्जाम में अगर आप ये इंटरव्यू में इसको याद नहीं आने से भी फॉर्मूला को तो आराम से याद कर सकते हैं। हाँ, जितना एनरोलमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर लेवल में ना, सेकेंडरी एजुकेशन बोलो या आपका हायर बोलो, तो कितना एनरोलमेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय ऑफिशियल एज ग्रुप कितना है, एक्चुअल ऑफिशियल एज ग्रुप कितना है। ठीक है, जैसे कि सेकेंडरी में क्लास 10 तक 14 से 15 एज में होना है ना, तो वो चीज। लेकिन उसमें बेसिकली बड़ा एज ग्रुप भी आएगा ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज कितना है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ ऑफिशियल एज ग्रुप, दैट इज जीईआर। ठीक है, ये जीईआर होता है। तो जीईआर ब्रॉडली क्या होता है? ब्रॉडली ये क्या है? इट मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम टू एकोमोडेट स्टूडेंट एट पर्टिकुलर लेवल ना। पर्टिकुलर लेवल में बेसिकली एजुकेशन सिस्टम का जो एकोमोडेट करने का कैपेसिटी, ठीक है, स्टूडेंट्स को, दैट इज जीईआर। हाँ, तो जब जीईआर बढ़ गया बोलता है, तो जीईआर बढ़ने का मतलब क्या है कि इट में शो एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहा होगा, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है, एंड देन हायर सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन इज देयर, ऐसे करके। एंड देन ट्रांसिशन ज्यादा जा रहा है, ठीक है, नीचे से सेकेंडरी लेवल में फॉर एग्जांपल ज्यादा स्टूडेंट जा रहा है, इसलिए जीईआर बढ़ रहा है ना। तो ऐसा करें, ठीक है। आपका तो आपका देखिए, लेकिन जीईआर का एक क्या क्या अभी लिमिटेशंस क्या होगा, ऐसा ही सही डालिए कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल चिल्ड्रंस आर ऑफ द अप्रोप्रिएट एज। ठीक है, आपका जो भी चिल्ड्रन एनरोल्ड हुआ है या स्टूडेंट एनरोल्ड हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब अप्रोप्रिएट एज के, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। ठीक है। आप ना, तो ये आई होप इतना तक ठीक है ना। तो जीईआर का वैल्यू अगर कम होता है, बिलो 50% होता है, उसका मतलब क्या है कि एजुकेशनल एक्सेस बहुत कम है ना। आपका 50 से 80% होने से बेसिकली आपका एक्सक्लूजन अभी भी है, ठीक है, लेकिन एक्सपांशन हो रहा है ना। 50 से नीचे होने से बेसिकली, बिलो 50 होने से बेसिकली लिमिटेड पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, आपका ना। उसका बाद 50 से 80 का परसेंट का बीच में होने से बेसिकली आपका एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, बट अभी भी एक्सक्लूजन है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। 80% तक है तो 20% एक्सक्लूडेड है। उसका बाद अगर 100% से पार होता है, अब 100% होता है, इसका मतलब है कि यहाँ में ओवर एज स्टूडेंट भी है, ओवर एज भी है प्लस अंडर एज वाला भी है, हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट, हाँ, तो और 100% होने का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट हुआ है। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है ना, इसी को समझना है। ठीक है, तो जीईआर ये हो गया। लास्ट टाइम हमको लगा कि आप लोग ये सब टर्मिनोलॉजी पता नहीं है। चलो उसका बाद नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगी जीईआर। ठीक है, अब सेकेंडरी लेवल हायर लेवल का अलग अलग से निकालते हैं। उसका बाद ना, एंड देन उसका बाद एक है नेट एनरोलमेंट रेशियो। नेट, ये तो ग्रोथ था तो अभी का ना, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो तो अभी नेट एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, तो नेट एनरोलमेंट रेशियो मतलब क्या होगा बेसिकली, आपको स्टूडेंट्स ऑफ ऑफिशियल एज ग्रुप, ठीक है, जो कि कॉलेज अभी जिसमें तो ग्रोथ था, तो ग्रोथ में क्या है कि टोटल जितना स्टूडेंट एनरोल हुए पर्टिकुलर लेवल में इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, तो यहाँ में क्या होगा, नेट में क्या होगा, ग्रोथ नेट में क्या होता है कि जो हम लोग ओवर एज वाला को और अंडर एज वाला को हटा दिए ना, ओवर एज और अंडर एज को हटा दिए, उसका बाद कितना एनरोल्ड हुआ है, ठीक है भाई, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, इंटू 100 ना, सिंपल है। ठीक है, एनरोलमेंट, अब इसमें देखो नेट एनरोलमेंट क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑफिशियल एज ग्रुप, ऑफिशियल एज ग्रुप। ठीक है, हु आर एनरोल्ड इन कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल। ठीक है, तो ये है आपका। तो अगर जी एयर क्या है कि जी एयर में तो सब ओवर एज अंडर एज भी आता है। ठीक है, आपका तो इसमें क्या होगा, जी एयर से मतलब अंडर एज और ओवर एज को माइनस कर देने से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है,
कितना ऑफिशियल एज हो रहा है, कितना एनरोल्ड हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑफिशियल एज ग्रुप इनटू 100 नो। तो ऐसा कर, ठीक है। तो ये नेट होगी। आई होप इतना तक ठीक है ना एनएमटी। Yes, sir. हाँ चल। उसका बाद है, फिर एक है आपका, दिस वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये एन ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। वैसे तो आप लोगों को पूछ भी सकता है ना कि व्हाट इज दिस, बिकॉज यू शुड नो इट। एंड देन क्यों पूछता है बोलने से, बेसिकली इसको क्यों इंपॉर्टेंट है बोलने से आपको बताना है कि आप एनईआर से क्या मालूम चलेगा, कि आपको ये मालूम चलेगा कि इट विल मेजर एज अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन। ठीक है। आपको पता चलेगा कि व्हाट पोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन अ पर्टिकुलर लेवल आर एक्चुअली एनरोल एट दैट लेवल, है कि नहीं। तो इससे क्या बताएगा आपको, जैसे कि स्टूडेंट एक टाइमली स्कूल कर रहा है ना, ये चीज मालूम चलेगा कि कितना परसेंटेज स्टूडेंट टाइमली स्कूल में जा रहा है। टाइमली मतलब अपने एज का हिसाब से स्कूल में जा रहा है, ठीक है। और कितना स्टूडेंट बेसिकली आपका फेल नहीं हो रहा है ना। अब सपोज 90% आ गया तो क्या है कि 10% क्या है, बेसिकली 100 था 90% आ गया तो 10% क्या है कि या तो आपका फेल होके बैठ रहा है, या तो ओवर एज अंडर एज है। तो वो चीज को दिखाता है, लोअर रिपीटेशन रेट हो रहा है ज्यादा एन ईयर होने का मतलब ना, और लेट एनरोलमेंट हो रहा है ना नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज को, और बेटर प्रोग्रेशन को दिखाते हैं ना, ग्रेड्स का ना। उसके बाद एन ईयर, एन ईयर क्या 100 से पार हो सकता है, 100% से पार नहीं होगा एन ईयर, ठीक है। 100% से पार नहीं होगा ना। तो ये चीज, तो ग्रोस और जो जीईआर और एनईआर में क्या डिफरेंस है बेसिकली, इसमें ऑल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, इसमें ओनली ऑफिशियल एज स्टूडेंट, ऑफिशियल एज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ना। Okay. उसका बाद इट कैन नॉट एग्जिट 100%, 100% एग्जिट हो सकता है, एग्जिट हो सकता है, इट इज यस, इट इज हियर नो, ठीक है, नो। तो बेसिकली जीईआर का मेन पर्पस क्या होता है, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, टू मेजर द टोटल पार्टिसिपेशन एंड सिस्टम कैपेसिटी। टोटल पार्टिसिपेशन कितना है पूरा स्कूल या एजुकेशन सिस्टम में ना, उस सेकेंडरी लेवल में। एंड देन सिस्टम का कैपेसिटी कितना है। यहाँ में बेसिकली इसका मेन क्या है, एज अप्रोप्रिएट एनरोलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसका बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट इज ANER, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आपको, एडजस्टेड बेसिकली, लेकिन टर्म लोग को जानना जरूरी है। एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो, एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन जैसे जैसे मेन पूछे GER GAR ये सब पूछते हैं ज्यादातर ना। तो इसमें क्या बेसिकली आपका एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो में, अभी जैसे कि एडजस्टेड टर्म एक तो आगे ना, नेट एनरोलमेंट रेशियो में, तो इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द ऑफिशियल एज ग्रुप हु आर एनरोल्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑफिशियल एज ग्रुप का को मेजर करेगा ना, बेसिकली हु आर एनरोल्ड एट corresponding corresponding educational level or at higher educational educational level, ठीक है ना। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट पिक्चर देन इवन हम लोग का एनईआर, ठीक है। एनईआर से भी थोड़ा ज्यादा आपका इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। तो कोई कोई क्या होता है कि एनईआर में क्या इशू है, एनईआर में जो है एज अप्रोप्रिएट वाला को देख रहे हैं, तो एज अप्रोप्रिएट वाला को देख रहे हैं, इसमें क्या है कि बेसिकली जो ANER है, इट अवॉइड्स ट्रीटिंग एकेडमिकली इवन आपका एडवांस चिल्ड्रन एज इफ दे वर एक्सक्लूडेड ना। आपका इवन ये क्या को देखते हैं वैसे, बेसिकली जो अर्ली स्कूल एंट्री हो, ठीक है। आपका यहाँ में अर्ली स्कूल एंट्री जो होता है, जैसे जैसे मेरा बेटी 2 साल से स्कूल पढ़ रहा है ना, तो जहाँ में जैसे ग्रेड एक्सीलरेशन होता है, जैसे कि बोलता है कि आपका तो बहुत स्मार्ट है, 1 से 2 में डाल दो, ठीक है। वन, सॉरी, LKG पढ़ना जरूरी नहीं, UKG में डाल दो ना। तो ये तो प्रोग्रेशन को ये दिखाता है, स्टूडेंट का जो प्रोग्रेशन है उसको ये दिखाता है, ठीक है, कि कितना पेस में, क्या पेट में, कौन सा रेट में आपका आपका प्रोग्रेस हो रहा है, बोल के ना।
तो ये चीज होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कौन से, ऑफिशियल एज ग्रुप, एज एनरोल्ड एट द कोरेस्पॉन्डिंग और हायर लेवल, उसी लेवल में या हायर लेवल में ना, लेवल में डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल एज ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी स्कूल का एक स्कूल का ऑफिशियल एज ग्रुप की, ऑफिशियल जो प्राइमरी स्कूल का एज पॉपुलेशन है दैट इज फॉर एग्जांपल 10,000 ना, सिंपल से, ठीक है। उसका बाद सेम एज ग्रुप में जो एनरोल्ड हुआ है बेसिकली 8,500 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 8,500 ना, प्लस चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप, ठीक है आपका। तो बेसिकली जो अपर प्राइमरी में भेज दिया, अपर प्राइमरी यूपीएस में भेजा, सपोज वो 500 है ना, 500 है, ठीक है। तो ए एन ए आर क्या होगा, 8,500, जो कि एज ग्रुप का है, ऑफिशियल एज ग्रुप का जो प्राइमरी स्कूल में जो है एनरोल्ड है आउट ऑफ दिस 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है आपका। उसका बाद प्लस 500 जो है क्या है, अपर एज ग्रुप, ऑलरेडी अपर प्राइमरी में चला गया, ठीक है। जैसे कि मेरा बेटी है, अभी अभी 4 साल हो गया ना, 5 साल होने लगा, फॉर एग्जाम्पल उसको क्या बोला था कि आपका स्मार्ट है तो एलकेजी में मत डालो ना, एलकेजी नहीं पढ़ाने से भी होगा, यूकेजी पढ़ाओ डायरेक्ट बोल सर ऐसा करके, ठीक है। तो ये चीज है, अभी हम अगर इधर बोर्ड ने भेज दिया, अपना बच्चा को इधर भेज दिया, लेकिन हम बोला कि नहीं बेसिक क्लियर होने दो ना, क्योंकि इंटेलिजेंट होने का मतलब नहीं कि आप, या दिमाग ठीक होने का मतलब ये नहीं कि बेसिक क्लियर नहीं करना है ना। तो वो बोला कि इधर भी सीख जाएगा, इसको नहीं करने से भी होगा, ठीक है। तो हम क्या किया कि बेसिक क्लियर करने बोल के हम रख दिया ना, अगर हम यहाँ भेज देता तो ये पॉपुलेशन में वो आ जाना था यूपीएस वाला में ना, ऐसे बात का बात यूकेजी वाला में आ जाए, ठीक है, उस टाइप से। उसके बाद 10,000 इंटू 100 ना, तो ये टोटल पॉपुलेशन जो है, एक्चुअल एज ग्रुप में कितना पॉपुलेशन है ना, इतना पॉपुलेशन है एक जगह में, ठीक है। और उसमें से इतना 8,500 जो प्राइमरी स्कूल में है, और बाकी 500 जो आपका अपना एज से थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये चीज होगी हाँ। तो बेसिकली अभी इसमें क्या है, हम लोग कितना निकालेंगे, 90%, ठीक है, 90% निकालेंगे ना, 90% निकलेगा। तो इसमें क्या होना था, अगर हम लोग एन ई आर निकालने से क्या होना था, नेट एनरोलमेंट रेशियो निकालने से क्या होना था, 8,500 प्लस 8,500 प्लस 10,000 ना, इन टू 100 होना था, तो एन ई आर जो है, तो तो इसमें क्या है, तो 85% होना था, ठीक है। तो अभी समझ रहा होगा तो ना, लेकिन ए एन आर क्या है, ए एन ई आर क्या है, 90%, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली आपका जो एकेडमिकली एडवांस चिल्ड्रन जो है को एक्सक्लूड नहीं करते इसमें, ठीक है, इसमें इंक्लूड करते हैं। ये क्या दिखाता है बेसिकली, अर्ली स्कूल एंट्री भी कॉमन है बोल के दिखाते हैं ना, अगर ज्यादा है तो ये इनर, ठीक है। उसका बाद ग्रेड एक्सिलरेशन वगैरह को दिखाता है आपका, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस होता है वो डिफरेंट रेट में होता है, उसको भी ये दिखाता है ना, जब होता है तो एज, जो एज ग्रेड बाउंड्रीज है उसका फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो ठीक है ना, एनएमटी क्लियर है ना, आओ सर आके। तो देखो इसको ऐसे समझने से इजी इजी टू आंसर इन इंटरव्यू, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद करके जाने से तो वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, याद नहीं आएगा फॉर्मूला ना, एटलीस्ट समझ जाओ इतना तक। तो यू शुड बी एबल टू टेल द इंपॉर्टेंस, ये फॉर्मूला तो इजीली पूछता नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वो लोग जो ये एनजीओ लोग करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप कंफ्यूज नहीं होना ना, दिस इज एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो, एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है बोलने से, इसका फॉर्मूला क्या है, पर्सन ऑफ स्पेशलाइज्ड एज ग्रुप enrolled at any education level, ठीक है,
enrolled at enrolled at any educational level no? Level divided by total population of that age group into 100. ठीक है आपका तो बेसिकली ASR it measures the proportion of people in a particular age group enrolled in education at any level. ठीक है कितना बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ पीपल आर एनरोल्ड ठीक है और पर्टिकुलर एज ग्रुप आर एनरोल्ड इन एजुकेशन एट एनी लेवल ना तो ये चीज तो देख ये इसको देखते हैं ठीक है तो फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देने से ज्यादा समझते हैं फॉर एग्जांपल आपका 15 से 17 का ना 15 से 17 एज ग्रुप का आदमी कितना है सपोज 50,000 है ठीक है 50,000 फॉर एग्जाम्पल ना तो ये क्या करेगा इसका को निकालेगा ठीक है आपको तो ये पर्टिकुलर एज ग्रुप का कितना आदमी एजुकेशन में एनरोल्ड है उसको निकालते हैं एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो ठीक है एज का बेसिस पे निकालेंगे ना कि आपको बोले 10 साल से लेके 15 साल का बीच में कितना आदमी है निकालो स्कूल में एनरोल्ड ठीक है आपका स्कूल में तो आपको क्या करना है फॉर एग्जाम्पल आपको अपना क्लास का निकालना है बोलने से अपना क्लास का एज का हिसाब में डिवाइड करना है ना स्टूडेंट ठीक है जैसे कि 10 to 15 या 15 to 20 ऐसा करके एज का 20 वाला तो नहीं होगा आपका तो 10 to 15 ऐसा करके तो इसका अंदर में पॉपुलेशन कितना है आपके स्कूल में हाँ जैसे ये आपका विलेज में उसका स्कूल में कितना एनरोल्ड है उसको निकालने से ASER निकाल जाएगा हाँ तो फॉर एग्जाम्पल 15 to 17 वाला 50,000 पॉपुलेशन है आपका उसमें जगह में ना आपका और आपका जो भी स्कूल है आपका सपोज 10 स्कूल है एग्जाम्पल उसमें कितना एनरोल्ड है ना आपका ये एज ग्रुप का 10 स्कूल में आपका 41,000 आदमी एनरोल्ड है फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो क्या है 41,000 एनरोल्ड होने से बहुत सारा आदमी मिसिंग है ना तो 41,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आपका 50,000 उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है 41,000/50,000 ना बेसिक में अच्छे से इंटू 100 इक्वल टू 82%। ठीक है आप हाँ 82% निकाल जाएगा ठीक है करने से इसके बाद तो दिस विल बी अराउंड 82%। तो अभी आप बताइएगा कि हाँ इतना से 15 से 17 एज का मेरा बस्ती में इतना आदमी एनरोल्ड है हाँ, या मेरा डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसे करके ASER निकालता है तो ये दिस ASER इज डिफरेंट ठीक है आपका हाँ तो तो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या देखा था ऊपर में NER देखा था हाँ NER भी एज ग्रुप का एनरोलमेंट था ठीक है अभी ASER देखा है हम लोग ना ये भी एज का है लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपका ASER क्या है ये मेजर करता है कि एट एनी लेवल ना क्लास 10 में भी हो सकता है 12 में भी हो सकता है 5 में भी हो सकता है 6 में भी हो सकता है 7 में भी हो सकता है उसका ना उसका उसमें कितना एज मतलब बेसिकली कितना एनरोलमेंट है पर्टिकुलर एज ग्रुप का जैसे 15 से सपोज 10 से 15 साल का बच्चा ASR मेजर करेगा तो क्या करेगा ये पूछेगा कि आपका क्लास 5 से लेके 5 में भी हो सकता है कोई 10 में भी हो सकता है ना ऐसा कर कोई 7 में भी हो सकता है कोई 8 में भी हो सकता है सबको एक साथ मेजर करेगा लेकिन NER जो है NER विल मेजर एज ग्रुप एनरोलमेंट एट कोरेस्पॉन्डिंग लेवल ठीक है जैसे कि अभी 14 से 15 साल का बच्चा क्या में होना चाहिए आपका एक कोरेस्पॉन्डिंग लेवल सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए ना तब सेकेंडरी लेवल में कितना है उसको ही देखेगा ये सब लेवल का को देखेगा ठीक है इट विल कैप्चर ऑल एजुकेशनल पार्टिसिपेशन इट विल कैप्चर ओनली एज अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन इट विल बेसिकली हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एज ग्रेड अलाइनमेंट एज और ग्रेड का बीच में अलाइनमेंट है कि नहीं ना तो ये ASER ये सब रिवील नहीं करता ठीक है ग्रेड प्रिपेयरनेस वगैरह तो इट इज इम्पोर्टेंट आपका इम्पोर्टेंट है कि पार्टिसिपेशन ऑफ एडोलसेंस कितना है उसको देखने के लिए ना आपका एजुकेशन एंगेजमेंट कितना है यूथ का उसको देखने के लिए तो ये सब देखने के लिए प्रोग्रेशन वगैरह को देखने के लिए इम्पोर्टेंट है देयर इज अनदर थिंग ये सच ठीक ठाक है लेकिन आप GER का साथ कंफ्यूज हो सकता है इसलिए इंटरव्यू बोर्ड वाला अगर आपको ऐसा कर देगा ना व्हाट इज GAR बोल देगा तो आप डायरेक्ट GER को दिमाग में आके आंसर कर भी सकता है इसलिए इसको हम निकाला है तो ये क्या है बेसिकली GAR क्या होता है दिस इज ग्रोस अटेंडेंस ठीक है अटेंडेंस रेशियो ग्रोस अटेंडेंस रेशियो
ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग ए पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल irrespective ऑफ एज, ठीक है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल एज ग्रुप। सेम चीज है ऊपर का, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, अटेंडेंस को देख रहे हैं ना। लेकिन जीईआर का जैसे ही है, सिर्फ इसमें क्या हो गया, अटेंडेंस आ गया, उसमें एनरोलमेंट को देखता था हमने। एनरोलमेंट एट पर्टिकुलर एज ग्रुप इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। यहाँ में क्या देख रहे हैं, अटेंडेंस एट पर्टिकुलर एजुकेशनल लेवल इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेम है ना। टोटल स्टूडेंट अटेंडिंग एट पर्टिकुलर लेवल लेवल इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, रेस्पेक्टिव ऑफ एज, डिवाइडेड बाय जीएआर है ना, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल, पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल एज ग्रुप इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 ना। तो इसमें क्या बेसिकली, ऊपर में हम लोग क्या देख रहे हैं, एनरोलमेंट देख रहा था हाँ। एनरोलमेंट मतलब क्या होता है, देखो पूछा जा सकता है व्हाट इज एनरोलमेंट बोल के भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एनरोलमेंट क्या होता है, आपका मीन्स स्टूडेंट्स नेम appearing on the official school register, that is enrollment ना। अटेंडेंस का मतलब कि प्रेजेंट है कि नहीं, पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आपका तो अटेंडेंस है, एक था एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब है कि एडमिशन ले लिया ना, एडमिशन लेके द नेम ऑफ द स्टूडेंट अपियर्स ऑन द ऑफिशियल स्कूल रजिस्टर, दैट इज एनरोलमेंट। लंबा चौड़ा आंसर इंटरव्यू में नहीं देना है, ठीक है, सीधा सीधा बोलना है ना, घुमा फिरा के नहीं बोलना। ठीक है, तो ठीक है ना, एनएमटी आवाज ठीक है सर। ना। तो इसमें क्या हो सकता है कि अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीएआर क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी एनरोलमेंट तो बहुत अच्छा हो सकता है, स्कूल का 100% एनरोलमेंट हो सकता है ना, एनरोलमेंट, लेकिन कितना आदमी स्कूल जा रहा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना? स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फॉर्मली एनरोल्ड है बट मे नॉट बी गोइंग टू स्कूल, अटेंडेंस नहीं होता होगा, एब्सेंट होता होगा, ठीक है, पूरा क्लास नहीं बैठता होगा हाँ। तो एनरोलमेंट को क्या पता है, सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए एनरोलमेंट किया है ना, या कुछ बेनिफिट लेने के लिए, स्टाइपेंड लेने के लिए एनरोल करा दिए आपको। ठीक है, उसका बाद ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो स्कूल में भी एनरोल करके रख सकता है ना। तो ये चीज, तो आपका दिस इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड देन जीईआर का जैसे, ये भी जो जीएआर जो है ना, जीएआर कैन ऑल्सो बी मोर देन 100%। ठीक है, सेम है, 100% से ये भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि इसमें अंडर एज वाला भी है, ओवर एज वाला भी है ना, सेम लेवल में अटेंड कर रहा है। तो सेम लॉजिक जो जीईआर का साथ था, जीएआर में भी सेम लॉजिक है। ठीक है, आपका ना। तो उसका बाद और एक है सेम, बाकी सब सेम है, नेट अटेंडेंस, एनएआर। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो, इसमें अभी नेट हो गया ना, अटेंडेंस आ गया, बाकी सेम है। आप अभी आप, आई होप यू विल बी एबल टू डू। तो ये सेम चीज है, जो हम लोग का नेट एनरोलमेंट रेशियो था उसका साथ सेम चीज। ठीक है, तो ये चीज ना। तो आपको क्या है कि यू शुड, जैसे कि नो समथिंग अबाउट, जैसे फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट रेशियो, एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस का बात कर रहे हैं तो अटेंडेंस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टू, तो आप जैसे कि इफ यू आर आस्क्ड, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनरोलमेंट रेशियो एंड अटेंडेंस रेशियो, ऐसे बात का बात पूछ दी, तो आप ऐसे नहीं जवाब देना चाहता। ठीक है, आप सिंपली बोलो कि एनरोलमेंट जो है इट रिकॉर्ड्स ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हाँ, तो इस नेम ऑफ द स्टूडेंट विल अपेयर इन द ऑफिशियल रजिस्टर। ठीक है, तो इट इज अबाउट ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन, इट रिकॉर्ड्स ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन, ये बताना। ठीक है, एंड अटेंडेंस इज अबाउट एक्चुअल पार्टिसिपेशन, एक्चुअल पार्टिसिपेशन, ये बताना हाँ। तो इसका जो मेन सोर्स होता है एनरोलमेंट का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल रिकॉर्ड्स जो होता है। ठीक है, अटेंडेंस रेशियो का मेन सोर्स क्या होगा, बेसिकली अटेंडेंस रजिस्टर को देखेगा या तो हाउस होल्ड सर्वे करेगा, पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज ना। तो एनरोलमेंट रेशियो के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इनएक्टिव एनरोलमेंट हो सकता है, घोस्ट एनरोलमेंट हो सकता है। ठीक है, आप कैसे एनरोलमेंट करा के रख दिया, बच्चा को नाम डाला है करके। अटेंडेंस रेशियो के साथ क्या है, इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशनल पीरियड। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनरोलमेंट रेशियो प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी यूजेस बहुत सारा है, सीट कितना करना है, जैसे कि अगर एनरोलमेंट रेशियो 112 आ गया ना आपका, तो आप गवर्नमेंट देखेगा कि अरे इसमें तो सीट नहीं जुड़ रहा है, तो सीट कितना करना है, टीचर कितना देना है ना, कितना इंस्टीट्यूशन और क्रिएट करना है, वो सब चीज को पता चलता है। ठीक है, एंड देन अटेंडेंस का जब हम लोग स्टडी करता है,
जैसे NAR हो गया या GAR हो गया, तब उससे हम लोग को अटेंडेंस क्यों नहीं आ रहा है वो पता चलेगा ना, क्यों कम है। ठीक है। तो बेसिकली ऐसा हो कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, उसका रियल पार्टिसिपेशन का अंडरस्टैंड करेंगे, हम लोग पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये चीज, एंड देन इट इज वेरी क्लोज, अटेंडेंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लर्निंग। आपका एनरोलमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लर्निंग, बिकॉज एनरोलमेंट होके भी नहीं भी पढ़ सकता है, स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है। लेकिन अटेंडेंस अगर है अच्छा है तो स्कूल भी आ रहा है ना, तो ये चीज। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो एक चेन है ना, एजुकेशन का एक चेन होता है। ठीक है। एजुकेशन, आप देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने से भी आपको कुछ एजुकेशन के बारे में अरुणाचल का ऊपर पूछने से आप बता सकते हैं आराम से, यहाँ से आंसर बना के ना। अटेंडेंस होना है, सिर्फ एनरोलमेंट होने से नहीं होगा, ये सब चीज आप बोल सकते हैं आराम से। ठीक है। तो चेन पूरा होना है पड़ेगा, एजुकेशनल पार्टिसिपेशन चेन, चेन, ये चेन पूरा होना है ना। चेन क्या है, फर्स्ट एक्सेस होना है। ठीक है। एक्सेस होने से, एक्सेस होने से एनरोलमेंट होगा ना, एनरोलमेंट होना। फिर एनरोलमेंट है बोल के छोड़ नहीं देना, अटेंडेंस को देखना है, अटेंडेंस है कि नहीं देखने से। अटेंडेंस का फिर रिटेंशन को देखना है, रिटेंशन भी इंपॉर्टेंट है ना, रिटेंशन होना है। उसका बाद कॉम्प्लीशन होना है, कॉम्प्लीशन होना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट होना है। उसके बाद नेक्स्ट है, तब जाके होगा लर्निंग, नहीं तो आधा अधूरा है ना। तो ये चीज होगी। ठीक है। अभी ये इसमें से किसी भी स्टेज में अगर फेल्यूर हो गया, ठीक है, एक्सेस में फेल्यूर हो गया तो एनरोलमेंट नहीं होगा। एक्सेस है लेकिन एनरोलमेंट नहीं हुआ तो नहीं होगा। एनरोलमेंट है लेकिन अटेंडेंस नहीं हुआ तो नहीं होगा। अटेंडेंस मतलब एनरोलमेंट भी कर दिया लेकिन रिटेंशन नहीं हुआ तो नहीं होगा ना। थोड़ा दिन अटेंडेंस अच्छा था, बाद में चला गया छोड़ के। ठीक है। आपका फिर कंप्लीशन नहीं करने से भी नहीं होगा। ठीक है। तो फेल्यूर कैन ओकर एट एवरी स्टेज, कहीं भी स्टेज में फेल्यूर हो सकता है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है। किसी भी स्टेज में देयर कैन बी फेल्यूर, तो इसको जानना। उसका बाद आई होप इतना तक ठीक है ना। तो ये सब चीज होना है, इसको आप इंटरव्यू में मिला के बोलना है। ठीक है। जब मॉक भी लेगा तो आप अच्छे से इसको बोल सकते हैं। देखो चीज क्या है कि यू शुड नॉट नो मेनी थिंग्स, बट यू शुड बी एबल टू यूज वट एवर यू नो इन ए प्रॉपर मैनर, प्रेजेंटेबल मैनर में प्रेजेंट करने से हो जाएगा। उसका एक होता है GIR। ठीक है। ग्रोस इंटेक रेशियो ना, ये आई का मतलब कि इनटेक है, इनटेक रेशियो। ठीक है। तो इसमें भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एज ना, आपका इरेस्पेक्टिव ऑफ एज कितना न्यू एंट्रेंट हो रहा है। ठीक है। आपका एक इंस्टीट्यूशन में, एक पर्टिकुलर लेवल में, ठीक है, एजुकेशनल लेवल में ना। तो ये चीज तो डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल एज ग्रुप। ठीक है। वो सेम चीज ही अभी नियरली सेम चीज आ रहा है। इसमें क्या, टोटल न्यू एंट्रेंट, टोटल न्यू एंट्रेंट इनटू टू द फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, ऑफ एज, एज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ ऑफिशियल एज, ऑफ ऑफिशियल एज, ऑफिशियल एंट्रेंट एज, एज इनटू 100 ना, इनटू 100। तो सेम चीज। ठीक है। तो ग्रेड वन में जैसे कि घुसने के लिए, क्लास वन में घुसने के लिए 6 इयर्स होना है ना, 6 इयर्स होना है। ठीक है। क्लास वन में घुसने के लिए। हाँ। तो अभी फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या है, पॉपुलेशन कितना है, फॉर एग्जाम्पल 6 इयर्स वाला का 10,000 आदमी है। ठीक है। सपोज ऑफिशियल एंट्री एज कितना है ग्रेड वन का, 6 इयर्स, और उतना वाला आदमी क्या है 10,000। लेकिन एंट्रेंट कितना हो गया पहले का, जैसे 11,500 हो गया ना। तो GIR कितना हो जाएगा, एज वी हैव सीन अर्लियर ऑल्सो, 115, 115, 100 से ज्यादा हो सकता है ना। क्या पता है इसमें क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं ना कि 6 साल से पहले ही सब क्लास वन में घुसेगा। ठीक है। ग्रेड वन में घुसेगा, कोई कोई 7 साल में भी घुस सकता है ना, कोई कोई 5 साल में भी घुस सकता है। ठीक है। और मेरे बेटी का भी हम जंप करा देगा, अभी तो LKG में है, तो LKG में 4 साल हो गए, अभी UKG पहुंच जाएगा, UKG में 5 साल हो जाएगा। तो जब क्लास 5 6 क्लास वन में घुसेगा
तब क्लास वन में घुसने से उसके बाद वो अक्टूबर में घुसने के बाद 6 साल हो जाएगा ना। तो 5 और 6 का बीच में घुसेगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर उसको हम जंप करा देते हैं तो 5 साल में घुस जाएगा ना। बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो GIR जो है टोटल न्यू एंट्रेंट को देखता है इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। ठीक है। या बेसिकली आपका उसमें क्या होगा, ज्यादा वाला भी इंक्लूड हो सकता है, कम वाला भी इंक्लूड हो सकता है ना। या तो फेल हो जाता है, एक क्लास में रिटेन कर लेता है, या नहीं पढ़ा पाता है ना। तो ऐसा होके तो क्या हो जाएगा, 6-7 साल में भी घुस सकता है फर्स्ट क्लास में ना। तो ऐसा होके, ठीक है। जितना ज्यादा GIR का मतलब क्या है कि ज्यादा एक्सेसिबल हो रहा है ना। आप तो ऐसा चीज भी दिखाता है। और अगर 100 से पार हो गया उसका मतलब क्या है कि लेट एंट्री हो रहा है या तो जल्दी एंट्री हो रहा है। ठीक है। जल्दी भी घुस रहा है तो ज्यादा भी घुस रहा है ना। तो ऐसा करें। उसका बाद फिर अपना सेम नेट इंटेक रेशियो, जैसे सेम है, अभी आप लोग समझ जाएंगे ना। नेट इंटेक रेशियो। ठीक है। नेट में बेसिकली सिर्फ ऑफिशियल एज वाला को ही हम लोग काउंट करेंगे ना। तो नेट जो है 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। ऑफिशियल एज वाला को ही हम लोग सिर्फ इसमें काउंट करते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज। हाँ, तो कुछ कुछ ये फॉर्मूला जो है ये सब चीजें है। उसके बाद देखो आपका क्या है कि जैसे अभी एनरोलमेंट रेट वगैरह बता दिया ना। एनरोलमेंट रेट क्या होता है, ठीक है। एंड देन देयर आर सम ऑफ द थिंग जैसे कि OOSC। ठीक है। ये ऐसा यूज करते हैं टर्म को। ये क्या होता है ना, दिस इज आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन। ठीक है। आपका आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन ने बोल के OOSC क्या है बोलने से ना, दिस इज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन। ठीक है। तो बेसिकली आपका जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन आर चिल्ड्रेन इन ऑफिशियल एज ग्रुप हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। आपका तो बेसिकली चिल्ड्रेन इन 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 ऑफिशियल एज ग्रुप्स ऑफिशियल एज ग्रुप। ठीक है। नॉट पार्टिसिपेटिंग हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आप लोग पूरा लिखा, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन recognized educational institution, right? Educations, educations, educational institutions ना, या एजुकेशन लिख दें तो दी होगा एजुकेशन। तो बेसिकली है। तो बेसिकली इसमें कौन कौन सा आएगा, जो बच्चा कभी एनरोल्ड हुआ ही नहीं। ठीक है। या बच्चा कोई एनरोल किया था लेकिन ड्रॉप आउट हो गया, या कोई एब्सेंट हो गया 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है। एब्सेंट हो गया ना, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आपका। उसके बाद कोई बच्चा है जिसको कि एडमिशन करा दिया नाम के लिए लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है। तो इसका जो है आउट ऑफ द स्कूल जो चिल्ड्रन है, इसका कैटेगरी है आपका। एक हो गया नेवर एनरोल्ड, एनरोल्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एंड नेक्स्ट ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, ड्रॉप आउट वाला। तो ये दो कैटेगरी इसका, इसको जानना है ना। तो नेवर एनरोल्ड वाला बेसिकली ये तो कभी घुसा ही नहीं स्कूल में। पॉवर्टी का पैसा, डिसेबिलिटी का पैसा, रिमोट लोकेशन का पैसा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कागज नहीं है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सब का पैसा नहीं घुसा। ड्रॉप आउट वाला क्या है, बिकॉज ऑफ द लर्निंग डिफिकल्टीज, रिपीटिशन हो रहा है, फेल्यूर हो रहा है। ठीक है। स्कूलिंग का कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया, चाइल्ड लेबर, शादी हो गया, ये सब का पैसा ना आपका। ठीक है। एंड देन देयर आर देयर आर सम, जैसे कि दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन देयर आर सम हिडन फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन एज वेल। बच्चा लोग का क्रोनिक एब्सेंटिज्म, सीजनल माइग्रेशन वगैरह का वजह से ना आपका एनरोल्ड हो सकता है आपका, बट आउट ऑफ द स्कूल भी हो सकता है। ठीक है आपका। तो ये सब चीज को देखना है। तो इसमें क्या करना है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन तो चलो ये एनरोलमेंट क्या है पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पूछेगा क्या करना है बोल के ना, आउट ऑफ द स्कूल बच्चा के लिए क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो यू नीड नॉट नो टू मेनी डेटा, जरूरी नहीं है। ठीक है। डेटा वगैरह कुछ भी बोलने का, एग्जाम्पल इफ यू नो यू टेल अबाउट एग्जाम्पल कि अरुणाचल में भी बहुत है, ऐसे बोल दो ना। आपसू ने भी रिसेंटली वो किया था ना आपका, आपसू ने बात उठाया है ये सब चीज के ऊपर। ठीक है। तो आपको बोलना है कि हम लोग क्या करेंगे, हाउस होल्ड सर्वे करना है, चाइल्ड को ट्रैक करना है, बच्चा को ट्रैक करना है। उसका बाद मेन है कि ब्रिज कोर्स आप लोग जब पढ़ता है ना पेडागोजी में, ब्रिज कोर्स देना है, स्पेशल ट्रेनिंग देना है जो पेडागोजी का, वही सब यूज करना है ना। लगने से हम लोग रेसिडेंशियल स्कूल बनाना है ज्यादा से ज्यादा।
ऑनलाइन विथ हम लोग का जो जेएनबी वगैरह हो गया ना, उसका बाद कस्तूरबा गांधी वाला, केजीबीवी वाला स्कूल, इस उस लाइन में बनाना, फ्लेक्सिबल स्कूलिंग बनाना है। ठीक है। और एक दो चीज आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि दिस विल एड वैल्यू टू योर आंसर, जैसे कि माइग्रेंट लर्निंग सेंटर्स, माइग्रेंट लर्निंग सेंटर्स भी बनाना है ना। ये नहीं है हम लोग का। ठीक है। सकने से उसका डिसेबिलिटी को सपोर्ट देना है, ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारा चीज बोल सकते हैं। ठीक है आपका। उसका बाद और एक चीज है, यूनिवर्सल एनरोलमेंट। आवाज ठीक है ना एमटी? ठीक है सर। हाँ। तो व्हेन वी से यूनिवर्सल एनरोलमेंट ना, तो यूनिवर्सल एनरोलमेंट मींस दैट ऑल और नियरली ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, इन रेलेवेंट एज ग्रुप आर फॉर्मली एनरोल्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। ऑल और नियरली ऑल, ठीक है, ऑल और नियरली ऑल ना। तो जो है चिल्ड्रंस इन रेलिवेंट एज ग्रुप ग्रुप आर फॉर्मली एनरोल्ड एनरोल्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो, अभी आप लोग समझ में आ रहा होगा ना, एनरोलमेंट हम लोग का इतना है बोलने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। अटेंडेंस ठीक नहीं था, जीआर ठीक नहीं था, ठीक नहीं। तो बेसिकली जेन्युइन एनरोलमेंट होने के लिए क्या करना है, हर बेसिकली आपका चाइल्ड को, एवरी एलिजिबल चाइल्ड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल, स्कूल अवेलेबल होना है यूनिवर्सल एनरोलमेंट कराने में, एफोर्डेबल एक्सेस होना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है एडमिशन में, और एज अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट करना है जितना सके ना। और जो डिसेबल वाला चाइल्ड है, ये इसको नहीं भूलने कभी भी, हाँ। तो दिव्यांग लोग जो होते हैं ना, स्पेशली एबल्ड वाला जो होता है, आप लोग डिसेबल मत बोलो, हाँ, आप लोग स्पेशली एबल्ड बोलना हमेशा। ठीक है। स्पेशली एबल्ड बोलना है हमेशा। ठीक है। दिव्यांगजन बोलो या तो ना, स्पेशली एबल्ड वाला को हमेशा इंक्लूड करने का बताना ही है, ये चीज बोलना ही है। ठीक है। अपना आंसर जब भी देगा तो इसको नहीं बोलना ना, इसका माइग्रेशन और डिस्प्लेस चिल्ड्रन लोग का बारे में बोलना है। ठीक है। डिलेट एंट्री को रुकाना है, एंड देन, बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, यूनिवर्सल एनरोलमेंट इज नॉट सफिशिएंट। ड्रॉप आउट हो सकता है, लो डिटेंशन हो सकता है, इरेगुलर अटेंडेंस हो सकता है, जेंडर बेस्ड कंस्ट्रेंट्स हो सकता है, सोशल ग्रुप का आपका ये डिस्पर्टी हो सकता है। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहले एनरोल तो कराओ, उसके बाद तो अटेंडेंस का बात आएगा ना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, उसका बाद आप अटेंडेंस का बात करेंगे। ठीक है आपका। उसका बाद एक है हम लोग का, जैसे कि आरटीई ना, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21। ठीक है। आर्टिकल 21 आया हम लोग का, अमेंडमेंट करा दिया ना। तो बेसिकली ये क्या बोलता है, यूनिवर्सल एजुकेशन का बात करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है। यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बेसिकली इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन यूनिवर्सल एनरोलमेंट ना। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होना है, इट इज ब्रॉडर देन एनरोलमेंट। एनरोलमेंट क्यों, व्हाई इट इज ब्रॉडर, बिकॉज ये क्या बोलता है कि इट मीन्स ensuring ensuring that all children, ठीक है, have access to एजुकेशन। सिर्फ एनरोलमेंट नहीं, एक्सेस भी होना है, ये एक्सेस का बात करते हैं। ठीक है। उसका बाद एज अप्रोप्रिएट एनरोलमेंट होना है, अटेंड होना है, अटेंडेंस होना है। ठीक है। रिटेंशन होना है, जो ऊपर में हम एक चेन बताया था ना, वो चेन को पूरा करना है, बोलते रिटेंशन होना है, कंप्लीट करना है। ठीक है। और लर्निंग होना है, जो ऊपर चेन बताया था वो चेन को बताना। ठीक है। वो दैट चेन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसके बाद जो भी आपका, इफ एनीवन इज गोइंग टू स्कूल, जैसे एनी चिल्ड्रन, देन ही और शी शुड एक्सपीरियंस डिग्निटी, सेफ्टी एंड इंक्लूजन। ठीक है। हमेशा ना। तो ये चीजें, तो इसमें क्या है बेसिकली, जब हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का बात करता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान वगैरह जो भी हम लोग का है ना, था। ठीक है। अभी रामसा वगैरह हो गया। तो इसमें क्या है कि एजुकेशनल जो
ये है आपका, इसमें यूनिवर्सल एक्सेस एक होना जरूरी, ठीक है। फिजिकल एक्सेस होना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फिजिकल एक्सेस एंड सोशल एक्सेस एक्सेस होना है, ठीक है। एक्सेस में क्या होता है, फिजिकल एक्सेस होना, सिर्फ स्कूल होने से नहीं होगा ना। स्कूल तो होना ही है, तो 5 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना है ना, आपका रेडियस में, बात का बात। लेकिन फिजिकल एक्सेसिबिलिटी एंड देन देयर शुड बी सोशल एक्सेसिबिलिटी एज वेल। सोशल एक्सेसिबिलिटी भी होना है ना। आप क्या पता, आपको घुसने नहीं दे रहे, लोअर कास्ट का है बोल के, ठीक है। इस वजह से नहीं होगा ना, फिजिकल एंड सोशल एक्सेसिबल होना है, ठीक है। आपका स्कूल बेसिकली विद इन रीजनेबल डिस्टेंस होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, हॉस्टल फैसिलिटी होना है, और इंक्लूसिव एजुकेशन होना है, बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, डिजिटल एक्सेस होना है जरूरी, ठीक है। एंड एनरोलमेंट यूनिवर्सल होना है, पार्टिसिपेशन यूनिवर्सल होना है, रिटेंशन यूनिवर्सल होना है, हम्म, उसका बाद यूनिवर्सल अचीवमेंट होना है, तब जाके आपका यूनिवर्सल एजुकेशन होगा ना। तो यूनिवर्सल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फिर यूनिवर्सल कर रहे हैं बोल के आप मासिफिकेशन नहीं कर रहे ना, डेट इज ऑल्सो वन थिंग, ठीक है। सब अलग चीज हो गई, ठीक है। तो ये ना, तो आई होप एनएमटी इतना तक ठीक है। सर हाँ, ठीक है तो सर। आप लोग को क्या है कि आप लोग को अपना अपना जगह का ना स्कूल का डेंसिटी वगैरह देखना है, ठीक है। स्कूल डेंसिटी इन द सेंस देयर आर, जैसे एक तो एनआईसी वेबसाइट हम बताया था, हम यहाँ से निकाल के रखा हुआ है ना। एनआईसी वेबसाइट लोग से डेटा मुझे निकाल के रखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट आपका डिस्ट्रिक्ट का पढ़ाई का सोच के। तो बेसिकली आप एनआईसी वेबसाइट में जाओ, आप अपना थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ो, ठीक है। एंड देन और एक होता है कि जैसे आपका ज्योग्राफी है या आपका इकोनॉमी है, देन आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी भी जानना पड़ेगा ना। कि आपका सपोज बायोलॉजी है, ठीक है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट का हो जाना, तो उसमें क्या है कि और एक ये होता है नबार्ड का एक ये होता है, बुक होता है ना। आप उसमें मारने से मिल जाएगी, गूगल करने से सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, ठीक है। बुक का नाम एक्चुअली क्या है आपको, पर्सपेक्टिव प्लान का एक बुक होता है, प्लान, ठीक है, फॉर इस डिस्ट्रिक्ट ना। ये एक बुक होता है, उसको देखना है। उसका बाद और एक बुक होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना, एडीएस निकलता है इसको, क्योंकि हम इसका भी इंचार्ज था पहले, 1-2 महीना के लिए बैठा है हम। तो बेसिकली हम सब डिपार्टमेंट का इंचार्ज बैठ चुके हैं ना। ओके, अब इवन हम सीओ भी बन चुके हैं, ठीक है। तो हम हर डिपार्टमेंट का मालूम है कैसे काम होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी एक स्टैटिस्टिकल हैंडबुक निकलता है, हैंडबुक ना। उसको देखना, इससे क्या देखना है, अब एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर का डेटा देख, हॉर्टिकल्चर का है तो हॉर्टिकल्चर का डेटा देख, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखना है ऐसे, तो आप वो डेटा को यूज कर सकेगा ना, एनालाइज करके यूज कर सके, यू कैन यूज इट इन योर इंटरव्यू, ठीक है। पूछा जा सकता है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का या मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा भी थोड़ा देख लेना है, ठीक है। वहां में तो ऐसे मालूम नहीं चलता है बोलते, बट दे हैव योर ये डीएफ ना, डीएफ उनको तो होता है, उसमें नाम नहीं होगा लेकिन बाकी चीज तो होता है, आपका मार्क्स वगैरह होता है। दे विल नो, स्कूल से भी तो गेस कर लेगा कहाँ में पढ़ा है ना। तो ऐसा करके, बिकॉज उस बेसिस पे भी तो मार्क्स देगा, तो आपका मार्क्स क्या होगा, एक्सपीरियंस का बेसिस पे मार्क्स होगा, आप कम्युनिकेशन का बेसिस पे मार्क्स होगा ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट डेमो क्लास में मार्क्स होगा, ऐसे कर, ठीक है। एंड देन इंटरव्यू में आप 46-47 भी मिल सकते हैं, नॉट एन इश्यू, ठीक है, ऐसे। तो उसका बाद नेक्स्ट हम लोग का, लास्टली ये सब हम जितना टर्मिनोलॉजी कर लिया हम लोग, हाँ, इंपॉर्टेंट वाला ये सब। तो अभी आपको क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पूछता है कि अरुणाचल में एनरोलमेंट का इशू ना, घुमा फिरा के मत बोलो, एनरोलमेंट एंड एक्सेस का इशू, फैक्टर्स दैट अफेक्ट एनरोलमेंट एंड एक्सेस का इशू, सब जगह में सेम है, डिस्टेंस, ठीक है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से एक एग्जाम्पल ढूंढ लो, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल ना, स्कूल दूर वाला एक तो स्कूल को, ठीक है। एंड देन ज्योग्राफी, माउंटेनियस ना, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है सब, ज्योग्राफिकल के अंदर में ये सब बोलो, ठीक है। ज्योग्राफिकली सिर्फ मत बोलो, फिर ज्योग्राफिकल के अंदर बोलो कि ऐसे ऐसे होता है, इनएडिक्वेट रोड है, लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, माउंटेनियस फॉरेस्टेड टेरेन से, फ्लड होता है, लैंडस्लाइड होता है ना। कितना बार अभी हम लोग का तेजू में भी फ्लड का वैसे पिताजी लोग पीठ में बुक के ले जाते हैं, लास्ट टाइम तो बुक के ले जाने पार करते का समय बहा के ले गया, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, हर फैक्टर को अलग से आप आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं बोलना है। जब प्रॉब्लम बोले पूछेगा अरुणाचल का ना, तो बहुत स्टूडेंट लोग का प्रॉब्लम क्या है कि एक फैक्टर से ज्योग्राफिकल में ही घुस जाते हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है ना, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, पॉवर्टी वगैरह, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। आप अगर इकोनॉमी का स्टूडेंट है तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा कि बच्चा को पढ़ाने से स्कूल जा रहा है ना,
अगर नहीं पढ़ाने से क्या होगा, स्कूल जाने से क्या हो रहा है, बच्चा अगर काम करता तो दिन में 100 रुपया मिलना था। ठीक है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर तो ये भी मैटर करता है गरीब लोग के लिए। गरीब लोग सोचते हैं कि बच्चा को स्कूल भेजेगा, उससे अच्छा हम अगर काम में साथ में ले जाएगा तो 100 रुपया मिलने से भी महीना में 3,000 तो कमाएगा ना। उससे अच्छा स्कूल भेज देगा तो पैसा भी नहीं मिला और उल्टा यूनिफॉर्म का खर्चा, ये सब खर्चा। ठीक है, ऐसा कर। उसका बाद सोशल फैक्टर्स होता है, सोशल फैक्टर्स। ठीक है, ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन का इश्यूज है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इश्यूज है हम लोग का इंडिया में। अर्ली मैरिज का इश्यूज होता है, शादी कर दिया जल्दी, अर्ली मैरिज का इशू ना। उसका डिसेबल्ड, सॉरी, हम लोग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन लोग के लिए फैसिलिटी नहीं है। दीज आर सोशल फैक्टर्स ना, माइग्रेंट का स्टेटस प्रॉपर नहीं है आपका। उसका फिर होते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल में जैसे कि आपका टीचर शॉर्टेज, टीचर शॉर्टेज, शॉर्टेज हो गया। क्लासरूम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, टॉयलेट्स नहीं है, हाँ, आपका अनसेफ स्कूल है, अनसेफ स्कूल एनवायरमेंट। ठीक है, लैंग्वेज नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, टीचिंग क्वालिटी पुअर है। तो आपका फिर आपका सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी नहीं है। तो ये सब चीज क्या करेगा, एनरोलमेंट को इफेक्ट करेगा, हाँ, आउटकम को भी इफेक्ट करेगा। तब आप जब भी आंसर देगा, अरुणाचल में सपोज इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रॉब्लम है, अरुणाचल में डेवलपमेंट का क्या प्रॉब्लम है, आप सिर्फ एक फैक्टर नहीं बोलना है, आप कैटेगोराइज करेंगे ना, देयर आर मेनी ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, ऐसे करके आप बोलेंगे ना। आप और जैसे कि इंस्टीट्यूशनल का अंदर में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक हो गया आपका, ह्यूमन रिसोर्स वाला एक हो गया ना, टीचर वगैरह का क्वालिटी वगैरह। उसका बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है, बहुत सारा का आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है? और चाइल्ड को ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है, इनकरेक्ट स्कूल मैपिंग है, डेटा डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के बीच में, बट रजिस्ट्रेशन ही प्रॉपर नहीं है ना। तो ये सब चीज, तो आपको बेसिकली ये सब प्रॉब्लम्स को बताना है। ठीक है, उसका बाद प्रॉब्लम को सिर्फ नहीं बताना है, सॉल्यूशन भी बताना है। सॉल्यूशन कैसे करेगा भी बताना है। ठीक है, आपको ना, तो हम लोग बेसिकली एनरोलमेंट डेटा को प्रॉपरली यूज करेगा ना। स्टूडेंट बेसिकली ज्योग्राफिकल वेरियस को तो आप क्या भी करेंगे, ठीक है ना, आपका एंड में क्या करेगा बोलने से, आप क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएगा, सब ये सब बोलना है। ठीक है, पेरेंट्स लोग से बात करेगा, टीचर पेरेंट मीटिंग अच्छे से कराएगा, सब चीज़, और अथॉरिटीज को अप्रोप्रिएट मतलब जो भी है रिपोर्ट दे देगा, ऐसे करके आप बताना ना अपना तरफ से। ठीक है, और जनरल पूछने से जनरल चीज बता देना, इट इज फाइन। ठीक है, हम लोग एक्सेसिबल बनाएगा, अवेलेबल बनाएगा ना, ऐसे करके। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली एजुकेशन। हाँ, करंट अफेयर्स हम भी हम पढ़ाई का सोचा था, लेकिन आवाज ठीक है ना, एनएमटी। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, दो तीन चीज अभी हम बताएगा ना, जैसे कि अभी अभी इशू आ रहा है, जेएनजी का एक इशू आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, जेएनजी। और एक है सीजेपी, ठीक है, दिस इज कॉकरोच जनता पार्टी ना, उसका ऊपर, उसका बात है। अरुणाचल में तो बहुत सारा इशू है, अरुणाचल में एसयूएमपी का इशू है। ठीक है, आपका एसयूएमपी हो गया, ट्राइबल डिजास्टर, उसका हम लोग एक अलग से क्लास होगा, आज हम लोग इसको कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ईरान का भी इशू चल रहा है ना, बार बार हर दिन न्यूज में आते हैं ईरान ईरान। ठीक है, तो ये हर दिन न्यूज में आता है, तो ये सब क्या है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिकली यू शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेएनजी। ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड द फर्स्ट ट्रू डिजिटल नेटिव जनरेशन ना, इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रू। आप लोग है ना, आप लोग में से कोई कोई है, ठीक है, ट्रू नेट, ट्रू डिजिटल, डिजिटल नेटिव, नेटिव जनरेशन ना। तो ये डिजिटल एरा में पैदा हुआ है, तो ये हम लोग जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरा केस में, हम लोग 90s का है, तो हम लोग का क्या, हम लोग का समय में मोबाइल वोबाइल नहीं था, हाँ? टेलीफोन हार्डली किसी के घर में होता था, टीवी भी कलर नहीं था। ठीक है, तो वहां से लेके अभी हम लोग पूरा ट्रांसिशन को देखा है ना, विलेज लाइफ से रूरल लाइफ से। तो हम लोग प्योर नहीं, मिलेनियल लोग प्योर नहीं, ये लोग लेकिन पूरा प्योर। ठीक है, स्मार्टफोन अभी से मेरा बेटा स्मार्टफोन करने जानते हैं ना, जबकि हम जितना सकेगा अवॉइड कराता है, बट स्टिल वो कभी यूज नहीं किया, बट यूज करने जानता है वो। ठीक है, स्वाइप करने सब पूरा खुद ही सीख गया,
देख के ना, तो वो लोग तो अल्फा होगा। तो आप लोग का क्या है कि बेसिकली इंटरनेट और स्मार्टफोन के एरा में आप लोग पैदा हुआ है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक तो आपको सबको पता होगा, आप लोग सब पता होता होगा जेनजी और मिलेनिया के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सब आप लोग देख लो ना। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन ये है कि डिफरेंस तो ठीक है जेनजी और मिलेनिया में, ठीक है आपका। जैसे कि हम लोग क्या है, अभी भी लॉन्गर कंटेंट ट्रेडिशनल मीडिया हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे अभी भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं ना। आप लोग क्या है कि न्यूज इन शॉर्ट्स, आप लोग सब कुछ शॉर्ट कर चाहिए, ठीक है आपका। शॉर्ट फॉर्म में चाहिए डिजिटल कंटेंट, शॉर्ट शॉर्ट होना है, लंबा लिखने से कौन इतना लंबा पढ़ता है, ऐसे बोलते हैं। हम लोग लंबा प्रिपेयर करते हैं, अभी भी हम न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह ना। है। उसका बाद मेन प्रॉब्लम है कि आप मेन इशू आपको क्या जाना है कि इसका इश्यूज क्या है ना। पॉजिटिव्स तो है, चलो टेक्नोलॉजी से भी है, माइंडसेट एंटरप्रेन्योर है, क्विक लर्नर है सही ना। लेकिन चैलेंज क्या है, चैलेंज है कि डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया इज वेरी हाई। आपका जो जेन जी का मेंटल हेल्थ का कंसर्न है ड्यू टू एकेडमिक एंड सोशल प्रेशर। और अटेंशन स्पैन बहुत कम है, 30 सेकंड 40 सेकंड में ही खत्म हो जाता है। अटेंशन स्पैन इतना ही है, क्योंकि अभी 30 सेकंड का ही अटेंशन स्पैन होगी रील्स देख देख के ना। तो ऐसे कर, एंड जॉब इनसिक्योरिटी है, ठीक है, इन द रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी, ठीक है, वही समझना। तो दे आर बेसिकली द फर्स्ट नेटिव डिजिटल सिटीजन, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी वगैरह बहुत है, लेकिन स्क्रीन टाइम वगैरह भी बहुत ज्यादा है। साइबर बुलिंग वगैरह भी ये लोग करते हैं, हाँ, कई इश्यूज हो जाते हैं इसके वजह से। लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह तो आप लोग को जानना है जेनजी का, ठीक है, आपको पूछ लेगा तो यू शुड बी एबल टू टेल। उसके बाद आपको क्वेश्चन ये है मेरा, आप लोग आंसर देके देखो, ठीक है। चलो इसको ये कर, बेसिकली वेरी गुड, हाँ टीचर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस जेन जी चेंजिंग इंडिया ना, और इंडिया इज चेंजिंग जेन जी, क्या लगता है मिलिंग तक को, क्या लगता है इस जेन जी चेंजिंग इंडिया और इंडिया इज चेंजिंग जेन जी? सर पहला होगा कि जेनजी लोग ही जो है, जो एक हाँ रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, मतलब ये नया हाँ जनरेशन उसमें बहुत आग है। जैसे रिसेंटली ये प्रोटेस्ट से हम लोग का जो रिजिग्नेशन मिला है, और जो जितना भी हम्म अकाउंटेबिलिटी से हम लोग का जितना भी है, वो सब के लिए। तो हम्म आई थिंक आई बिलीव कि और फर्दर चेंज लाएगा हम लोग का जेनजी। ओके, और कोई बोलना चाहते? एनीवन? अंकिता? गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस। सर ये जेनजी लोग अभी जैसे डिजिटल हम्म एक्टिविटीज को एडॉप्ट कर रहे हैं सर, हम्म उस हिसाब से इंडिया का जो ये है वो भी चेंज हो रहा है सर। हम्म जिस तरह से डिजिटलाइजेशन में इंडिया आगे बढ़ रहा है सर, हम्म वो एक ये है सर, जिससे कि हम बता सकते हैं कि जेनजी इंडिया को चेंज कर रहे हैं सर। हम्म। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू। एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग? हेलो सर। हाँ, यस यस। सर हमको मेरा पर्सनल व्यू है कि बहुत रेसिप्रोकली एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। ओके। एज इन यूथ जो जनरली जो एज जिस तरह इंडिया गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसको यूज़ करके उसी सिस्टम में, तो उसी सिस्टम को यूज़ करके जनरली जो उसको इंडिया को आगे ले जाए। एंड इसका पॉजिटिव रिएक्शन या आउटकम जो वो स्ट्रक्चर या सिस्टम को डिपेंड ओके ओके। तो हमको बताओ, व्हाट इज कॉकरोच जनता पार्टी? हाँ, मीरिंगा बताओ, व्हाट इज सीजेपी? हाँ सर। तो व्हाट इज सीजेपी है? सीजीपी बेसिकली सर ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सर, जो हम्म एक चीफ जस्टिस ने एक कमेंट दिया था कि जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और बेसिकली एक कॉकरोच है। तो आई थिंक जेन जी जो मतलब काफी सालों से जो एक था ना, अंदर से जो एक होता है आवाज की हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो बेसिकली उसी से ही चल, एक
उसमें से कोई एक जो सॉरी उसका नाम क्या था, दीप के, अभिजीत दीप के हाँ। हैं। हाँ, उन्होंने ऐसे ही मैंने ट्रोल करने के हिसाब से उसने एक वेबसाइट बनाया था, और मैंने देखते ही देखते विद इन 1-2 डेज ही उसने इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोअर्स, आई थिंक 20 मिलियन समथिंग एक्यूमुलेट किया था। तो इट वाज मैंने अनप्रेसिडेंटेड, मैंने पहले कभी हुआ नहीं था ऐसा। तो आई थिंक उसी से ही धीरे धीरे आके वो लोग ने एज ए चल जोक थैंक यू। स्टार्ट किया था। हाँ जी सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो, थैंक यू। हम क्यों ये सब क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड दिस आंसर्स ओनली ना, लेकिन योर आंसर शुड नॉट बी लाइक दैट। ठीक है, दैट्स व्हाट आई बीन टेलिंग कि देखो, माय माय व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज रीओरिएंट योर आंसर्स ना, क्योंकि यू ऑल नो दिस थिंग्स। अभी जेनजी वाला तो सब पता है, बट इज जेनजी, जस्ट दैट यू नीड टू रीओरिएंट योर आंसर्स, उतना ही है। अब सब कुछ आप लोगों को पता है, यू आर गोइंग टू बी टीचर, यू हैव मोर नॉलेज देन मी इन योर सब्जेक्ट्स, आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट में ज्यादा नॉलेज है। बट यस, मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको रीओरिएंट करना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इज जेनजी चेंजिंग इंडिया और इंडिया चेंजिंग जेनजी? So very rightly said by the last speaker. Yes, both are changing. Both the process are happening at the same time. ठीक है। जेएनजी कैसे चेंज कर रहा है इंडिया को? जेएनजी चेंजिंग इंडिया थ्रू इट्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू करियर चॉइसेस ना, आपका सोशल अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करता है जेएनजी ज्यादा। ठीक है, तो उससे इंडिया को चेंज करता है। इंडिया कैसे चेंज करता है अभी? ठीक है, एट द सेम टाइम इंडिया का जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशन है, इट इज ऑल्सो चेंज शेपिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द जेनजी ना। तो वो चीज को बताना है सिंपल में। ठीक है, तो जेनजी जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, एआई वगैरह यूज करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग, ये सब बेसिकली एक्सीलरेट हो गए जेएनजी की वजह से। एंड देन गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट और बिजनेस को आप बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, फास्टर हो, डिजिटल सर्विस दो ना। न्यू वर्क कल्चर को जन्म देता है। ठीक है, तो वर्क कल्चर का बारे में एथिक्स में, यूपीएससी में पढ़ता है। तो न्यू वर्क कल्चर को जन्म देता है यंग पीपल। वो लोग बोलते हैं कि आपका, हम लोग क्या करेगा अभी, स्टार्टअप बनाएगा, फ्रीलांसिंग करेगा ना, रिमोट वर्किंग करेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढते हैं। ठीक है, एक छोटा सा नौकरी कर लिया, क्लर्क बन गया, खुश हो गया, हम लोग अब समय के जैसा नहीं। ठीक है, तो दे आर विलिंग टू रिमेन इन जॉब दैट ऑफर्स नो, दे आर नो लॉन्गर विलिंग टू रिमेन इन जॉब दैट ऑफर्स नो ग्रोथ। ठीक है, ऐसा टाइप का है ना, उन लोग वैल्यूज अलग अलग हो रहा है। ठीक है, इश्यू बेस्ड पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये सब इश्यूज को लोग रेज करते हैं ना। उसे सोशल मीडिया को यूज करता है, सोशल एटीट्यूड को जेनजी लोग चेंज कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी का नॉर्म्स को ज्यादा डिस्कस करता है। ठीक है, ऐसे करके चेंज कर रहे हैं इंडिया को ना, इंडिया का एटीट्यूड को। ठीक है, प्रोसेस को, सबको चेंज कर, लेकिन इंडिया भी कैसे चेंज कर रहा है एज ए कंट्री? इंडिया में अभी क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जॉब क्वालिटी कम है, लो क्वालिटी ऑफ जॉब है, एजुकेशन सीट बहुत कम है। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस आपका ना, जेनजी को और कॉम्पिटिटिव बना दिया, करियर कॉन्शियस बना दिया। एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है इंडिया में। ठीक है, इन्फ्लेशन है, जॉब इनसिक्योरिटी है, तो यंग पीपल को बेसिकली एडिशनल स्किल लेने में मजबूर करना है इंडिया भी ना। अभी क्या है, एआई क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि नौकरी सबको नहीं मिलेगा, पता है, एजुकेशन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, तो क्या सीखेगा? एआई सीखेगा, एडिशनल जॉब सीखेगा ना। ऐसे करके टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ वगैरह हो रहा है आपका गवर्नमेंट इंडिया में, बेसिकली जैसे आपका स्मार्टफोन्स वगैरह चीप, इंटरनेट चीप हो गया, टेक्नोलॉजिकल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। तो क्या हुआ बेसिकली, जेनजी के लिए इजी हो गया ना, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी मिला है। ठीक है, उसका फैमिली और सोशल एक्सपेक्टेशन है। आपका मॉडर्न एटीट्यूड होने से भी, अभी भी आप लोग जेएनजी होने से भी, यू आर ऑल्सो फेसिंग प्रेशर रिगार्डिंग करियर, मैरिज एंड सोशल स्टेटस ना। तो ये चीज है। जेएनजी इस, देखो जेएनजी, जेएनजी आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा, जेन इज जेएनजी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर जनरेशन? ठीक है, तो आप बताना यहाँ ऐसे ऐसे डिफरेंस है, लेकिन जेएनजी इज नॉट कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर जनरेशन। क्यों? क्योंकि अभी भी वी बेसिकली, यू ऑल, हम तो जेएनजी नहीं, मिले नहीं है, तो यू ऑल कैरी इंडियन फैमिली वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज। ठीक है, हेलो ना, इंडियन फैमिली वैल्यूज है, कल्चरल इन्फ्लुएंस अभी भी है, इन्फ्लुएंस है अभी भी। आप तो ऐसा नहीं है ना, नेट करता है बोल के आपको कल्चर इन्फ्लुएंस में, माँ पिताजी बोले अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक नहीं, तुम्हारा चाचा है, भैया है, तो फिर आप रुक जाएंगे, डिलीट कर देगा अपना फेक अकाउंट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो आपका जो है, मोर दे डू इट मोर ओपनली ना, थ्रू मीडिया। ठीक है, आपका टेक्नोलॉजी को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करता है ना। उनका क्या है, आपका जेएनजी का क्वालिटी क्या है कि एनर्जी, एडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू क्वेश्चन, पूछता है क्यों ऐसा हो गया, क्या हो गया
ना। लेकिन वीकनेस क्या है, इम्पेशेंट है, एक्सेसिव है, स्क्रीन डिपेंडेंस। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जेनजी पहले जनरेशन से पूरा टोटली अलग है, लेकिन स्टिल अभी भी क्या है बेसिकली रूट तो का फैमिली में कल्चरल इन्फ्लुएंस अभी भी है। ठीक है। तो रिलेशनशिप जो है नॉट वन साइडेड था, म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का एक तो रिलेशनशिप है। दैट्स व्हाट यू शुड टेल। उसका रिगार्डिंग सीजेपी ना, कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है। आपका देखो, सीजेपी ऐसा तो कोई पार्टी नहीं है ना। आपको पूछ सकता है कि सीजेपी क्या है, आपको आपको क्या लगता है व्हाट इज सीजेपी। तो आप बोल रहे हैं कि सीजेपी में पार्टी होने से भी इट इज नॉट अ पार्टी ना, पार्टी तो नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। आपका देखो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का है तो बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपका आंसर। आपको बोलना है पॉलिटिकल पार्टी होने से क्या करेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, गवर्नमेंट पावर लेता है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्रोग्राम्स होगा, मैनिफेस्टो होता है। ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है पार्टी का। सीजेपी का ये सब नहीं है कुछ भी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से वो बाहर है ना। इट इज कंसंट्रेटेड ऑन स्पेसिफिक यूथ एंड एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज। एंड ये कभी कभी प्रेशर ग्रुप जैसे भी फंक्शन करता है ना। गवर्नमेंट को प्रेशर किया ना रिसेंटली रिजाइन करने के लिए। ठीक है। मिनिस्टरियल अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं गवर्नमेंट। ठीक है। लेकिन खुद गवर्नमेंट बनाएगा नहीं बोलते हैं लोग ना, प्रेशर ग्रुप जैसे भी फंक्शन करता है ना। एंड देन बट ये जो है सोशल मूवमेंट भी है एक, है कि नहीं। आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा लोग ऐसा नहीं है ना, जेएनजी लोग ऐसा नहीं, बाकी भी है, दूसरा इंस्टीट्यूशंस भी है। आप ठीक है, बहुत सारा इसमें यूथ आइडेंटिटी, इट क्रिएटेड ए शेयर्ड यूथ आइडेंटिटी, तो दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट एज वेल। ठीक है। आपको ना, तो ये चीज है। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, यूथ लेड सोशल मूवमेंट। सीजेपी को क्या है बोलने से, व्हाट इज सीजेपी, ऐसे बोलने से आप बताने की आप ये क्या बोलते हैं आपका सीबीआई वगैरह वगैरह का बात नहीं करना है। ठीक है। आप सिंपली बोलो कि सीजेपी मूवमेंट जो है बेसिकली इज ए यूथ लेड मोबिलाइजेशन दैट बिगन एज एन ऑनलाइन सैटेरिकल कैंपेन। जोक मत बोलो इसको, ऐसे बोलो सैटेरिकल, ये वर्ड को बार बार बोल बोल के भी सीख लो। ठीक है। सैटेरिकल कैंपेन ना, सैटायर से शुरू हुआ था। तो जब कॉकरोच बोल दिया था तो उन लोगों ने कॉकरोच को क्या से रिलेट किया, कॉकरोच क्या आते हैं, कॉकरोच मरता नहीं है ना, कॉकरोच को जितना भी आप स्प्रे मारो फिर निकल के आते हैं। ठीक है। उससे उसने वो किया ना, सिंबोलिज्म। ठीक है। कॉकरोच को क्या बोला कि सर्वाइवल। ठीक है। दुनिया खत्म हो जाने से भी कॉकरोच रहेगा बोलता है, तो ये स्टडी ने बोला है। ठीक है। कॉकरोच का अंडा मरता नहीं। तो रिफ्यूजल टू डिसअपियर। ठीक है। कलेक्टिव आपका स्ट्रेंथ, आपका ना कलेक्टिव स्ट्रेंथ को दिखाता है। ठीक है। रेजिलियंस को दिखाता है, सर्वाइवल को दिखाता है। तो इसको मेटाफोर बना के कॉकरोच ऐसे मेटाफोर यूज करके कैंपेनिंग शुरू किए। तो आपको सिंपली क्या बोलना है, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी इज a basically youth-led mobilization that began as an online satirical campaign. ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इनटू ए नेशन वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना, ऐसा करें तो आप बता सकते। ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड रिफॉर्म मांगा था अभी का जो प्रोटेस्ट है, बाद में जाके ब्रॉडर यूथ मूवमेंट बन गई फॉर फेयरनेस अपॉर्चुनिटी एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ना। ऐसे तो आपको पूछेगा ना, आपको पूछेगा प्रोटेस्ट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है। और आप एक चीज याद रखो कि इंटरव्यू बोर्ड में जो है सब जो यूथ प्रोटेस्ट को पसंद कर रहा है ऐसा नहीं होगा। ठीक है। देयर विल बी पीपल हु विल बी सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट का है और सब गवर्नमेंट का आदमी है तो। और आप जब गवर्नमेंट का आदमी बनने जा रहे हैं, यू आर ए टीचर। ठीक है। आप नेगेटिव बोल ही नहीं सकते। हाँ, आप बोलना ही नहीं चाहिए। आपको पूछेगा कि प्रोटेस्ट ठीक है क्या, बोलने से आप क्या बोलेगा ना, विल से दैट प्रोटेस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना, आपको फंडामेंटल राइट है, यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है। प्रोटेस्ट है, लेकिन प्रोटेस्ट हमेशा क्या होना है, इट शुड बी इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। ठीक है। पीसफुल डेमोक्रेटिक मैनर में होना है कुछ भी। ठीक है। उसका बाहर में जाके नहीं काम करना है, ऐसे बोलते बोलो। हाँ, प्रोटेस्ट करना है अपना राइट को बचाने के लिए ना, जस्टिस को एंश्योर करने के लिए, फेयरनेस एंश्योर करने के लिए, ड्यू प्रोसेस को एंश्योर करने के लिए, बट इट शुड बी विद इन द बाउंड्स एंड लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। ठीक है। ये सब चीज बोलना है, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ का अंदर में रह के करना है जो भी प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। ठीक है। ऐसा करें, ये सब वर्ड को यूज करो थोड़ा सा ना, ऐसे मतलब जाता नहीं आंसर देना डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है। कहानी नहीं बताना, सिंपल से बताओ ना। आपका देखो, इमीडिएट इमीडिएट रीजन क्या था बोलने से ना, अभी जैसे कि प्रोटेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट का रीजन क्या था बोलने से, देखो आप बताओ प्रोटेस्ट का रीजन क्या था, NEET
ना, यूजी क्वेश्चन का लीकेज, इट वाज इमीडिएट ट्रिगर। ठीक है, लीकेज हुआ, चाहे में मिलियन ऑफ स्टूडेंट ने दिया, लेकिन बोलना, लेकिन अंडरलाइन कोर्स भी है, पेपर लीकेज रिकरेंट हो रहा है ना, रिकरेंट हो रहा है। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि स्कैरसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो प्रोटेस्ट का मेन रीजन क्या है? स्कैरसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं, मिलियन ऑफ कैंडिडेट है, ठीक है, एंड लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स है, उसमें भी आप अगर लीकेज कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग, स्कैरसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसका बाद हाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग कोचिंग कर लगा देता है अपने बच्चा को, ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इसमें आपने कोचिंग किया 2 साल 1 साल, ठीक, स्टडी मटेरियल खरीदा, ट्रैवल हुआ, एकोमोडेशन किया, बहुत खर्चा है ना। तो ये चीज, उसका बाद नेक्स्ट इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये सबको बताना है, सिर्फ नीट को बता के नहीं आना है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है एक इशू ना। ये होगा, फेल हो गया, बाद में जाके नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, यही है ना आपका। एंड देन डिस्ट्रस्ट है, अभी इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रस्ट करता है, ठीक है आपका। तो एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है बोल के बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर लीक जो था, यूजी पेपर लीक, इट वाज जस्ट ए ट्रिगर, लेकिन आपका कॉम्बस्टिबल मटेरियल जो है, जो मटेरियल आग लगने के लिए जो मटेरियल, वो पहले से था। अनएम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, रिकरिंग एग्जाम फेल्यूर, ठीक है, डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन, ये पहले से है ना आपका, इसको बताना है, ठीक है। तो आंसर देने का तरीका ऐसा होगा आपका, दैट वी विल डू इन दिस मॉक टेस्ट आल्सो। आई विल सी इफ आई कैन डू मोर क्लासेस, बट शेड्यूल इज टाइट, ठीक है, अटेंडेंस इज आल्सो लो समटाइम्स। तो ये इसको आपको लिखना है और इसको बताना है। उसका बाद, जैसे कि लास्ट टाइम हम, जैसे मेरा जो इंटरव्यू हम मॉक लिया था, उसमें भी हम करंट अफेयर्स, जैसे ये हम लोग का ईरान इजराइल वार का बारे में पूछा था ना, इसका साथ अभी हम कंप्लीट करेगा, हमको निकालना है अभी, है ईरान, ईरान इजराइल यूएसए का। आवाज ठीक है ना एनएमटी? ठीक है सर। हाँ, तो ये इसका मतलब, जैसे कि आपको इतना लंबा बोलने का, हिस्ट्री बोलने का समझ नहीं आएगा, तो उधर में यू डोंट हैव टू नो दैट मच ऑल्सो, ठीक है, अदरवाइज हम क्लास भी शेयर कर सकते हैं, मेरा क्लास है, इतना जरूरी नहीं पढ़ने का टेक्निक, बोलने का टेक्निक ना। आपको पूछेगा कि ईरान इसराइल में क्या हो गया, बोल के ना, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बोल के पूछे, तो आप बोलेगा कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या रीजन है बोल के बोलेंगे ना, क्या रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का, बोलने से आप, बहुत लोग हिस्ट्री बताने लग जाते हैं, ये वो करके, ठीक है, जरूरी नहीं। आप सिंपल सा आंसर उसको दो, ठीक है, एग्जामिनर को, तो वो भी एक्सपर्ट नहीं है कोई को, तो ना, कोई भी एपीसीएस प्रिपरेशन कर रहा है ऐसे वाला तो नहीं है, तो सब तो पढ़ के जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है न्यूज़पेपर से, उससे ही है, ठीक है। तो एक हो गया कि बेसिकली अगर हम लोग इसको जनरली देखने से, इट इज लाइक ए थ्री नेबर ना, हु डू नॉट लाइक ईच अदर। ईरान को इसराइल पसंद नहीं, इसराइल को ईरान पसंद नहीं, क्योंकि डिस्ट्रेस है, ठीक है, और यूएसए क्या है, इसराइल को सपोर्ट करता है, दैट इज द ओनली थिंग, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है कि लॉन्ग स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ईरान इसराइल राइवलरी, ठीक है, ये इतना जानना है आप, लॉन्ग स्टैंडिंग इसराइल, ईरान इसराइल राइवलरी, उसको बोलना। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या देखते हैं, सिक्योरिटी डायलेमा है ना इसमें, सिक्योरिटी डायलेमा, उसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल साइंस उनसे आप ये सब टर्म यूज करो, अदरवाइज आप सिर्फ राइवलरी बोलो। इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे को सिक्योरिटी थ्रेट देखते हैं, ईरान सोचता है कि इसराइल मेरे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, इसराइल ईरान को सिक्योरिटी थ्रेट देखता है ना। तो इसराइल सोचता है कि ईरान तो हमको वीक करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ठीक है, ईरान इसराइल को देखता है कि एग्रेसिव रीजनल पावर के हिसाब से देखता है, सपोर्टेड बाय यूएसए ना। एंड देन बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपटीशन है, पहले से राइवलरी है दोनों का, ठीक है आपका, ये एक चीज बता देगा। उसके बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, अभी जो अटैक किया, इसराइल ने क्या बोला जब अटैक करने का, प्रीएम्प्टिव अटैक किया बोला ना। प्रीएम्प्टिव मतलब क्या होता है कि हमको अटैक करने से पहले हम अटैक कर दिए, वो दैट इज प्रीएम्प्टिव अटैक, ठीक है। तो ईरान का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है। तो ईरान, इसराइल और ईरान को क्या लगता है, और ये यूएसए को, इसराइल प्लस यूएसए को क्या लगता है कि आपको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा बोलते, तो दैट इज वन ऑफ द कॉज, ठीक है। तो ईरान क्या बोलता है, मेरा तो, ईरान बोलता है कि मेरा तो पीसफुल है, पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है मेरा, पीसफुल पर्पज के लिए ना। तो यूएसए क्या बोलता है, इसको क्या लगता है कि ये तो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा,
और ईरान जो अलाउ भी नहीं करता है कि मतलब इंस्पेक्शन वगैरह ज्यादा ना, तो ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है। उसका बाद और एक चीज है कि ईरान का क्या है कि जो है, ईरान जो सपोर्ट करता है लेबनान में, लेबनान में ईरान किसको सपोर्ट करता है? हिजबोला को ना, हेजबोला को सपोर्ट करता है। ठीक है, हेजबोला ना, लेबनान में। और यमेन में कौन है, कौन सा ग्रुप होता है? हाउतीस लोग होते हैं ना, हाउतीस, हाउतीस को सपोर्ट करता है यमेन में। ठीक है। और भी किसी किसी आर्म ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो ये चीज तो आर्म ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ये भी एक रीजन है। ठीक है। तो इनको ईरान क्या बोलते हैं कि ये सब रेसिस्टेंस है। जैसे आप लोगों ने स्टार वॉर्स वगैरह मूवी देखा होगा। हाँ, ये सब क्या रेसिस्टेंस ग्रुप है करके बोलते हैं। ठीक है। इसराइल और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में ना। एंड देन इसराइल और यूएन यूनाइटेड स्टेट क्या बोलते हैं कि ईरान जो है प्रॉक्सी वार कर रहे हैं थ्रू रीजनल पार्टनर्स ना। तो ये चीज होगी। ठीक है। उसके बाद यूएस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसराइल के ऊपर में। तो ऐसे करके, और साइबर अटैक्स वगैरह, एक दूसरा का पर्सनली स्टूनेक्स अटैक्स वगैरह चला है ना। तो ऐसे चलते रहता है आपका। ठीक है। गाजा स्ट्रिप का फाइट वगैरह, तो ये सब चीज को सिंपल से बताना कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपका दोनों का मिस्ट्रस है डिस्ट्रस है, दोनों का जो लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी है, उसका वजह से मेन इश्यूज हो रहा है ना आपका। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा बोलने से? ठीक है। रीजनल इम्प्लीकेशन तो है, इंडिया को क्या इफेक्ट होगा बोलने से, वो लोग नहीं बोल पाते हैं ना। आवाज ठीक है ना एनएमटी? ठीक है सर। हाँ। तो इंडिया को क्या इफेक्ट होगा बोलने से बेसिकली मेन है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होगा ना, क्योंकि हम लोग का 80% ऑफ द क्रूड ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग बाहर से के साथ डिपेंडेंट है हम लोग। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होगा हम लोग, क्रूड ऑयल गैस का दाम जो है बढ़ेगा ना, ऑयल प्राइस वगैरह इंक्रीज होगा, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है। फर्टिलाइजर कॉस्ट इंक्रीज होगा। और उसका बाद नेक्स्ट है डायस्पोरा। डायस्पोरा इंडिया जो बाहर में है ना, उसको इफेक्ट होगा। ठीक है। आपका रिसेंटली भी बेसिकली आपका इंडियन सेलर्स लोग भी मरा है ना आपका, ठीक है, गल्फ कंट्री में। और इंडिया का जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार बाहर पोर्ट ना, जो इंडिया बना रहा है पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। ठीक है। आप प्रोजेक्ट, ये सब चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, इट विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड। ठीक है। तो मेन तो क्या है कि आपका जो ये वार है, ये जो एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को इम्पेक्ट कर रहा है ना। आपका इंडिया को क्या है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्ट बिल ज्यादा हो रहा है ना, एंड देन रुपी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है ऐसे करके। और आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का वजह से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो रहा है। तो उसका वजह से फिजिकल इम्प्लीकेशन है, फिजिकल इम्प्लीकेशन। ठीक है। आपका गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है टू रिड्यूस फ्यूल टैक्स एंड प्रोवाइड सब्सिडीज ना, ऐसा करके। आपका एलपीजी का शॉर्टेज है, और डायस्पोरा का इश्यूज है, एंड ट्रेड एंड कनेक्टिविटी का दर है आपका। ठीक है। तो ये चीज, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को आप हमेशा आपका आंसर में क्या होना है, मेंस लिखो या इंटरव्यू बोलो, इंडिया को क्या करना है बोलने से डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करना है क्रूड बास्केट को। ठीक है। एनर्जी बास्केट, एनर्जी बास्केट बोलो, या आप जहाँ से क्रूड लेते हैं उसको बोलो। आपका ये क्रूड लेते हैं ना, एनर्जी बास्केट। क्योंकि डाइवर्सिफाई मतलब क्या है कि एक जगह पे आप कंसंट्रेट मत करो, आप दूसरा दूसरा जगह से भी लो ना। आपका जब एक जगह से कंसंट्रेट करता है, तो वहां से लेने से वहां में ब्लॉक हो जाने से क्या होता है, आप रुक जाते हैं। ठीक है। आपका ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये चीज ना, इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, तो सेम आंसर ही होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी ना, क्या इंप्लीकेशन है बोलने से आपको। ठीक है। तो ये चीज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है ना आपका, और अरबियन सी के साथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा देख लेना कहाँ कहाँ में मैप ना, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। ज्यादा टफ तो नहीं पूछेगा, आप लोग जस्ट पूछेगा कि क्या कारण है, क्यों हो रहा है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूक्रेन और रशिया का क्यों वार हो रहा है ना, इतना ही पूछेगा। बांग्लादेश में क्या हुआ है रिसेंटली। ठीक है। तो आपको ओवरऑल जानना है अपना साइड साइड का ना, अफगानिस्तान में क्या हुआ है। हाँ, ऐसे करके। तो बांग्लादेश में न्यू गवर्नमेंट आई है। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आपको पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको जस्ट बताना है न्यू गवर्नमेंट का प्रायोरिटीज वगैरह कौन है, थोड़ा सा जानना है अपना आजू बाजू को आईआर में। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल का तो हम लिस्ट बना के रखा हुआ है, वी विल डू। ठीक है। जैसे कि अरुणाचल का जो है
आवाज ठीक है ना इन की? ठीक है हाँ। सर। हाँ, अरुणाचल प्रदेश का जैसे कि एक इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है अभी, एपीएसटी स्टेटस का ना। इसको एक हम बता देते हैं, 5 मिनट और। एपीएसटी स्टेटस का एक इशू चल रहा है, तो इसमें क्या है, आपको देखो, एक चीज याद रखना है कि हम लोग का जो एपीएसटी स्टेटस है, बहुत लोग बोलते हैं रिजर्वेशन तो हट जाएगा, रिजर्वेशन तो हट जाएगा, हम भी खुद भी बोलते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन टेम्पोररी है ना। तो आपको रिजर्वेशन के ऊपर थोड़ा कुछ कुछ जानना है, केसेस वगैरह। इफ यू डोंट नो ऑल्सो डोंट गेट इनटू इट ज्यादा। इन व्हाट इज रिजर्वेशन, कहाँ से आता है उतना तो जानना है, क्योंकि हर कोई ने आप लोगों ने पॉलिटी तो पढ़ा होगा ना। तो बेसिकली इट इज अबाउट रिजर्वेशन ना फर्स्ट। तो वो लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन तो टेम्पोररी हट जाएगा, बट इन अरुणाचल एपीएसटी का जो रिजर्वेशन है, एपीएसटी जो स्टेटस है इन अरुणाचल, इट इज नॉट ओनली अबाउट रिजर्वेशन। तो ये चीज को हम लोग समझना है। इट इज अबाउट आवर लैंड, इट इज अबाउट आवर कस्टमरी राइट्स, राइट्स, कस्टमर राइट्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, ये चीज को आप बताना है एग्जाम में, उधर अगर पूछता है बोलने से ना। रिजर्वेशन का डायमेंशन क्या है, क्या है कि जब एपीएसटी का बात करते हैं, सर्टिफिकेट का स्टेटस का जब बात करता है, नजर पड़े शेड्यूल ट्राइब, तो इसमें क्या है, आपका जो डायमेंशन है ना, जैसे कि अगर आप नॉन ट्राइबल दे रहे हैं तो पूछा जा सकता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें तो एक डायमेंशन है रिजर्वेशन का। हाँ, रिजर्वेशन मिलेगा एपीएसटी स्टेटस होने से आपको। यू विल गेट रिजर्वेशन फॉर एजुकेशनल सीट्स, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्कॉलरशिप्स वगैरह में आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा ना, इन्फ्लुएंस होगा आपका। हॉस्टल वगैरह, टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स वगैरह मिलेगा। दैट्स अ नैरो व्यू, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन का लैंड का डायमेंशन भी है ना आपको। आपका देखो, ट्राइबल लैंड जो है, इट इज गवर्न सब्सटेंशियली थ्रू कस्टमरी प्रोसेशन एंड कम्युनिटी रिकॉग्निशन ना आपका। तो हम लोग का जो है बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शंस है ऑन ट्रांसफर टू नॉन ट्राइबल्स, ठीक है, वो क्यों है, टू प्रिवेंट एलियनेशन एंड डेमोग्राफिक डिस्पोजेशन ना। जैसे त्रिपुरा में हुआ, ऐसा नहीं होना ही सोचता है तो हम लोग। तो एपीएसटी स्टेटस होने से क्या होता है बेसिकली, एपीएसटी स्टेटस कैन ऑल्सो इफेक्ट इनहेरिटेंस समटाइम्स, ओनरशिप को भी इफेक्ट करता है, ठीक। एक्सेस टू कम्युनिटी, आपका रिसोर्स को इफेक्ट करता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू लैंड ऑल्सो, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैंड से रिलेटेड है ना। आपको एपीएसटी का डॉक्यूमेंट चाहिए कई कई जगह में आपका। उसका बाद कस्टमरी राइट का डायमेंशन, जैसे कि आपका जो मेंबरशिप जो है इन ए ट्राइब, क्या होता है, आपका मेंबरशिप इन ए ट्राइब मे बी डिटरमाइंड बाय पार्टिसिपेशन इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ना। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, राइट्स वगैरह मिलेगा। एंड देन आपका जो कस्टमरी राइट्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं में बेसिकली आपका एपीएसटी ना, जैसे कि एपीएसटी सर्टिफिकेट होने से समवेयर और द अदर यू बिकम द मेंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी सब होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर ट्राइब का ना। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग कस्टमर राइट्स है, इट इन्फ्लुएंस, जैसे राइट ऑफ ओवर फॉरेस्ट, ग्रेजिंग ग्राउंड, फिशिंग, रिचुअल साइट्स वगैरह ना आपका, ठीक है। एंड देन क्लान और विलेज आइडेंटिटी है, ठीक है, आपका विलेज आइडेंटिटी होता है। इट ऑफन कैरीज ऑब्लिगेशन एज वेल एज एंटाइटलमेंट्स ना। ऑब्लिगेशन से एंटाइटलमेंट भी है, तो आप पर्टिकुलर क्लान का सर्टिफिकेट निकाले, यू विल हैव दैट एंटाइटलमेंट, ठीक है। किसी ने निकाल लिया तो ही और सी विल हैव दैट एंटाइटलमेंट, इसलिए ये सेंसिटिव टॉपिक है। उसका बाद पॉलिटिकल डायमेंशंस भी है, ठीक है। हम लोग का ऑलरेडी वी आर अ वेरी न्यू स्टेट, ठीक है, आपका न्यू स्टेट। और हम लोग का क्या है कि एसटी के लिए रिजर्व है ना सीट्स, हम लोग एसटी के लिए रिजर्व है पार्लियामेंट्री सीट्स, ठीक है, एमएलए लोग का सीट। अगर अब एपीएससी किसी ने गलत से निकाल दिया, ठीक है, उसका तो उसने इलेक्शन खेला, जीत गया, ठीक है, रॉन्ग एपीएसटी से, सर्टिफिकेट से, तो दिस इज डेंजरस ना, ये डेंजरस है। तो इसलिए इतना कॉन्सर्न है, ठीक है। तो ये सब चीज डिस्कस नहीं हुआ है अभी तक, हम देखा है मीडिया वगैरह में भी। बट दिस आर द थिंग्स ना। उसका आइडेंटिटी का डायमेंशन है हम लोग का, ठीक है। आपका एपीएसटी स्टेटस जो है बेसिकली किसको देते हैं, जो कि हिस्टोरिकली आपका अरुणाचल का है ना, कल्चरल कंटिन्यूटी के लिए देते हैं, कलेक्टिव रिकॉग्निशन है। आपका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टिफिकेट नहीं है एपीएसटी, इट इज काइंड ऑफ एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर अस, ठीक है, बिकॉज वी हैव न्यूमरस ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स ना। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे भी है कि आप गालो ट्राइब का है, आप नोक्ते का है, वांचो का है, ऐसा करके, ठीक है। आप कलेक्टिव रिकॉग्निशन देता है ये एसटी सर्टिफिकेट, जैसे सिर्फ रिजर्वेशन बोल के नहीं है ना। अरुणाचल का जो एसटी है आपका। तो ये चीज अभी रिसेंटली क्यों ये न्यूज में रीवेरिफिकेशन करना है बोल के,
तो रीवेरिफिकेशन में क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है, क्या क्या आपका इश्यूज हो सकता है ना। एंड देन इंडिजिनियस राइट को प्रोटेक्ट कर, इंडिजिनियस राइट का जो प्रोटेक्शन है आपका विद ड्यू प्रोसेस होना है ना। एंड देन आपका जो डिस्प्यूटेड ट्राइबल जो सर्टिफिकेट है उसको कैसे करके करेगा, मतलब बैलेंस करके ये सब चीज। ठीक है। उसका बाद और एक इम्पोर्टेंट वाला भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले 1920 में न्यूज आया होगा आप लोग, 2021 में एक न्यूज आया होगा SIR का ना, अरुणाचल में। ठीक है। SIR में आपका जो ड्राफ्ट है, आपका ड्राफ्ट ने क्या बोला कि 7,18,000 इलेक्टर्स है हम लोग को बोल के, हाँ? और बहुत सारा डिलीट भी हुआ है। ठीक है। डिलीट भी बहुत सारा होगा उसका ऊपर क्रिटिकल असेसमेंट ना, SIR क्या होता है, CEC क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। उसके अरुणाचल बजट का तो क्लास ऑलरेडी हम आपको दिया है, उसको कर लो। उसके बाद आप सुने स्कूल का प्रपोज क्वेश्चन रेज किए। ठीक है, लास्ट में 52nd गवर्नमेंट आपका सेकेंडरी स्कूल्स का बात किया, आप सुने बात किया कि 52nd जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसने एक रिपोर्ट दिया, उसमें बोला है कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में रेगुलर प्रिंसिपल्स और बैच प्रिंसिपल नहीं है उसने बोला ना। तो इससे रिलेटेड टीचर्स का आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं जब आंसर देते समय में। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेगा, 1 घंटा का क्लास करेगा सोचा था। एंड देन देखते हैं क्लास को कंटिन्यू करेगा कि देखो, बिकॉज हम निकाला है अराउंड 200 इश्यूज। ठीक है। तो देखो ये इश्यूज लोग क्या है कि इट इज नॉट जस्ट फॉर एग्जाम ना, एग्जाम सिर्फ नहीं है, तो आपको एग्जाम से भी ज्यादा तो एक अच्छा आदमी बनना है कि नहीं, नॉलेजेबल आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी जो बात कर सकेगा, ऐसे वाला बनना है। तो दैट्स व्हाई आई शेयर दिस इन अदर ग्रुप्स एज वेल। तो ज्वाइन नहीं हुआ तो हम डिलीट कर दिया, क्योंकि बाद में बीच बीच में ज्वाइन हो। तो ये सब चीज को थोड़ा जानने से ठीक है ना आपको। तो लेट्स सी इफ आई कैन डू मोर क्लासेस। ठीक है ना, क्योंकि मोर क्लासेस का इश्यूज क्यों आ रहा है, बिकॉज आई हैव टू टेक मॉक इंटरव्यू एज वेल आप लोग का ना। तो मॉक इंटरव्यू भी लेना है, तो टाइम शॉर्टेज है। ठीक है। तो देखते हैं। चलो, टेक केयर एवरीवन ना, वी विल डिस्कस मोर। अरुणाचल का तो करेगा एटलीस्ट। जो जो लेट से आया है उसको हम बता दें आज क्लास क्यों शॉर्ट हो गया, क्योंकि हम कल घर में आए हैं ना। मेरे पिताजी थोड़ा तबीयत खराब हो गई, हम फिर डिब्रूगढ़ जाके इसलिए हम अभी थोड़ा वो कर दिया, क्लास को जल्दी कर दिया था, बिकॉज हमको फिर तेजूज निकलना है अभी। तो फिर हम सोचा कि क्लास पोस्टपोन करने से क्या होता है कि मोरल डाउन होता है स्टूडेंट लोग का ना, इसलिए हम क्लास कंटिन्यू रखा है, सुबह कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज ऐसा है कि जो भी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है फॉर्म का उसको फिलअप करो। ठीक है, कंजूसी मत करो, कल भी हम एक बोला। और देन आपका सर्टिफिकेट अगर सेमिस्टर का नहीं है तो नोट एन इश्यू, आप ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है। उसका बाद डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया ना, तो क्या करना, किसी का डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, मेरा भी चेंज हो गया, मेरा भी सर्टिफिकेट अभी सेम है, लोअर सियांग अभी भी, अभी मेरा वेस्ट सियांग है अभी भी। ठीक है। तो लेकिन हम लोग का क्या है कि 2017 में चेंज हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट, अब उसमें क्या प्रॉब्लम होता है बोलने से, उसमें पूछता है वहां में ना। तो अननेसेसरी क्या है कि आंसरिंग करने से अच्छा, हम लास्ट टाइम भी क्लास में बोला था कि आप ठीक कर लो। अगर हम जिस दिन क्लास में बोला था उस दिन करता तो अभी 2 दिन लगता है हम लोग का। ठीक है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ना 2 दिन 3 दिन में, एक हफ्ता में चेंज हो जाता है ST सर्टिफिकेट PRC का जगह। आप लोग ने किया नहीं, ये कोई अभी ये नारी का एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा था ना ग्रुप में। तो आप लोग कर लेना ये सब चीज। उसका बाद अगर नो भर दिया है किसी ने ग्रेजुएशन में, नो भर देता, आप लोग जैसे भी एक ईमेल डालो, ईमेल का रिकॉर्ड रहता है ना। उसका बाद जब भी एप्लीकेशन डालेगा तो 2 एप्लीकेशन लेके जाओ, एक में रिसिप्ट कराओ, रिसिप्ट ऑन दिस डेट सील माराओ उसमें। तो कोर्ट केस होने से भी बाद में आप उसको दिखा सकते हैं हम दिया था बोल के ना, टाइम रहते हुए दिया था बोल के। ठीक है, ये चीज है। उसका बाद ईमेल तो जैसे भी डालना ही है, उसका कॉल अगर हेल्पलाइन में नहीं आ रहा है तो आप ट्राई करना है। उसके बाद जैसे जिस जिसका मार्कशीट नहीं है प्रोविजनल वाला, तो प्रोविजनल वाला यूजुअली एक्सेप्ट हो जाता है, इट्स फाइन। ठीक है, प्रोविजनल, लेकिन एक्सेप्ट किसका होगा, जिसका न्यू है ना, उसका एक्सेप्ट हो सकता है। आप ये वो डिस्कशन है उनका, ये मेरा भी प्रोविजनल था, हम उस दिन भी बताए। ठीक है, ग्रेजुएशन का, लेकिन मेरे पास मास्टर्स का सर्टिफिकेट था, वो एक चीज हो गया ना। मास्टर्स का मेरा ओरिजिनल था, तो डिग्री का प्रोविजनल लोन से भी चल जाता है। तो आपका प्रोविजनल से भी होता है, ज्यादा पैनिक नहीं करना है। आप कुछ भी डाउट है तो जाके एपीसीएस में पूछो, हम भी पूछ देगा एपीसीएस में ना। लेकिन आप लोग भी पूछो, जाना है। इसका बाद अगर प्रोविजनल जैसे कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से, कंट्रोलर अगर आपको बोल रहा है कि प्रोविजनल हम लोग देगा, मतलब आप लोग जितना आदमी ग्रुप बना के नीचे में पूरा सब मिलके साइन करो ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ हमेशा। ठीक है, उसको साइन करके हम लोग का प्रोविजनल है, तो हम लोग को प्रोविजनल से अलाउ करो बोल के। उसका बाद में लगने से अंडरटेकिंग दे दो ना। उसका कंट्रोलर को थोड़ा सा पुश करो ओरिजिनल देने के लिए, तो रेडी होगा, हो जाएगा।
उसका बाद सर्टिफिकेट जो बात कर रहा है डाल दो, ठीक है, इट्स फाइन ना। लेकिन कोई कोई को पहले भी हम शुरू में बोला था कि हमेशा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो, क्योंकि उसका वैल्यू रहता है। मैं शुरू में बोला, किसी ने नहीं भरा एक्सपीरियंस, तो नहीं भरा तो फिर अभी भरेगा बोलता है, अभी क्योंकि इंटरव्यू पहुंच गया। ऐसा नहीं करना, छुपाना नहीं है अपना, ना। कल को कहीं कहीं तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो कभी कभी नौकरी देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जैसे अब आईबी वगैरह मिल गया, आईबी में तो मेरा कॉलेज का कंट्रोलर में जाके मार्क्स को भी चेक किया है वो लोग। स्कूल में आके अटेंडेंस को चेक किया, जब से हम स्कूल में था तब से, मतलब कैसा था ये स्टूडेंट, पूरा अटेंडेंस चेक कर रहा है, मार्क्स को एक मार्क्स को चेक करता है। ऐसे भी हो सकता है ना, कभी कभी कोई आपका बाद में कंप्लेंट भी कर सकता है। आजकल के देखता होगा आप लोग सोशल मीडिया में, कोई आरटीआई मार देगा आपका क्वालिफिकेशन का ऊपर में। आप, इसलिए व्हाट आई एम सेइंग इज, आप लोग तो जेन जी है, तो आप लोग चुपचाप नहीं बैठना है। अगर आपका कुछ भी लेकुना है, डोंट कीप एनी स्पेस फॉर एनी कंट्रोवर्सी और एनी, मतलब ना। अभी एनओसी तो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए। आपको कल को बोलेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट देने वाला जो जॉब है, आप एसआरएलएम में फॉर एग्जांपल, आपको एसआरएलएम का सीईओ ने बुलाएगा ना, तो आप जब नौकरी छोड़ेगा तो आपको बोलेगा नहीं अभी आप नहीं छोड़ सकते, आप और 2 साल काम करो, 1 साल काम करो, आपका पूरा करो। तब आप क्या करेंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बोला, आपका उसको लेटर लिख दिया सपोज, आपका डीडीएससी को, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, इतना दिन एब्सेंट था, इसने क्वार्टर ये आपको कुछ फैसिलिटी दिया था उसको वापस नहीं किया, इसे लेटर लिख देने से क्या होगा? दिस इट इज ऑलवेज सेफ टू टेक एनओसी फ्रॉम योर हायर अप्स। आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो कहीं भी हो, आप कहीं में नौकरी कर रहे का मतलब है कि आप एनओसी लेना है, ताकि बाद में वो एम्प्लॉयर आपको हैरेस ना कर सके ना। क्या पता कैसा टाइप का आदमी होगा, ठीक है। तो ये चीज अपना तरफ से पूरा क्लियर रखो चीज को, और हम बार बार बोले, जैसे बोलो बोलेगा ये मत ले जाओ वो मत ले जाओ, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट ले जाओ इंटरव्यू का समय में, जो जो बोला है उसको अलग से रखो, जो जो नहीं बोला है उसको गाड़ी में बाहर में किसी दोस्त का बिठा के रखो, बाहर में रखो, इमिडिएटली दौड़ के लेके आ सकने वाला जगह में रखो। और सब डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करो ना, जेरोक्स करके अटेस्टेड करके रखो, खुद सेल्फ अटेस्टेड करो, ठीक है। ऐसे करके रखो, जेरोक्स करके, क्या पता मांग भी सकते हैं नहीं भी मांग सकते हैं, बट अब अपना तरफ से हर पॉसिबल चीज करके रखना, क्योंकि हम खुद भी फेस किए तो ये सब प्रॉब्लम। उधर जाके बोलेगा, कोई बोलेगा ये लाया है क्या, बोलेगा नहीं नहीं लाया बोलेगा, ठीक है। तो आप टेंशन हो जाएगा फिर ना। इसलिए कुछ भी ऐसा चीज मत रखो जहाँ से अननेसेसरी टेंशन हो, ठीक है। पीडीएफ बनाओ दे दो, सब मार्कशीट भी, इट्स फाइन। और कुछ गलती हो गई तो आपका इतना ही है कि ऑफिशियली जाके मंडे को एक लेटर डाल के आओ, कुछ भी गलती है नॉट एन इशू, कोई भी आपको फेल कराने के लिए इधर में नहीं बैठा हुआ है, तो एपीसीएस लोग आपका बात सुन लेगा, ठीक है। हम लोग भी कोशिश कर देंगे ना, रेस्पॉन्ड नहीं मिलने से हमको बताओ बस, ठीक है। वेल ऑल्सो ट्राई, हम लोग भी बात करेंगे ना, ऐसा करके। तो ये चीज है। चलो, मतलब इफ यू हैव अदर सर्टिफिकेट्स ऑल्सो ना, इफ यू हैव अदर सर्टिफिकेट, जैसे किसी किसी का बोल रहे हैं कि सिर्फ उसका सर्टिफिकेट मिल, जैसे कि मेरा सर्टिफिकेट कैसा था, कॉटन कॉलेज में हम था, उसमें क्या था कि 1 2 3 4 सर्टिफिकेट है, ठीक है, 1 2 3 सर्टिफिकेट। तो तीन में से लास्ट वाला में क्या है कि लास्ट वाला में ये होता है, आपका थर्ड ईयर का पूरा होता है मार्कशीट ना, यूजुअली उससे भी हो जाता है, ठीक है, पहले में। लेकिन अभी तो आप लोग को और सेमिस्टर बोला है, तो और मेरे पास क्या है कि हमने इम्प्रूवमेंट का भी दिया था, तो मेरे पास और 2 सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा हो गए, 5 हो गया मेरे पास, लेकिन हम सबको तो दिया है ना, सबको डाला, हम तो एमए का भी लेंगे, ठीक है। अगर आप एमए पहले फॉर्म में डाला था तो डालना है, लेके जाना, ठीक है। टेट वगैरह तो इतना जरूरी नहीं, तो नॉट इश्यू, नॉट नॉट नेसेसरी ऑल्सो, ठीक है। फिर भी आप डालेगा, सोचे देखो डालने से कोई रिजेक्ट नहीं होता है, ज्यादा डालने से ना, नहीं डालने से रिजेक्ट हो, ठीक है। तो ये चीज, और एनओसी जैसे भी लो अपना अपना जॉब, क्योंकि एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर का कोई गारंटी नहीं है कैसे टाइप का आदमी होगा ना, दुनिया में कमी नहीं है, ठीक है, सैडिस्टिक आदमी लोग, एक लेटर से बहुत कुछ हो सकता है। चलो, होगा, हैव अ गुड डे एवरीवन ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद नो सेल्फ अटेस्टेड, हाउ कैन यू अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? यू कैन नॉट अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना। आपका जब आप स्कैन कर दिया उसका मतलब इट इज नो लॉन्गर ओरिजिनल, इट इज कॉपीड, इट इज स्कैन्ड। यू शुड अपलोड सेल्फ अटेस्टेड, जब लिखा हुआ है तो सेल्फ अटेस्टेड ही रखना है। जस्ट बिकॉज मेरा फोटो में अटेस्टेड नहीं था, इसके लिए हमको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, एपीसीएस ने, ये बात को हम बता, लेकिन हमने किया था अटेस्टेड, जबकि बहुत सारा, आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखो, इतना ना 100 200 आदमी को रिजेक्ट कर दिया, सेल्फ अटेस्टेड नहीं है बोल के। तो आपने नहीं किया तो जाके लिखो उधर में, करो
एक्सेल में अटेस्टेड कॉपी जमा करके आओ। ठीक है, हम ये मेरा, देखो क्या करना है, मेरा एप्लीकेशन नंबर इतना है, इतना इतना है नंबर, उसको चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं, आप एप्लीकेशन एक बनाओ, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर एपीपीएससी, ठीक है, ऐसे करके बना के आप जितना है डॉक्यूमेंट उसको सेल्फ अटेस्टेड करो, इंक्लूड करो, उसको बाद दे के आओ ऑफलाइन में भी, अपना तरफ से क्लियर करके रखो। ठीक है, चीज को ना कोशिश करो, अगर वो लोग बोलते नहीं नहीं हो जाएगा बोलने से तो आपके लिए खुश। ठीक है, लेकिन आधा अधूरा कुछ भी मत करो, सोच सोच के कुछ भी मत करो, जाके आओ, गर्म है ठंडा है बारिश है कुछ नहीं, जाके आओ, नौकरी का सवाल है ना। ठीक है, ना ना, नॉट नॉट एन इशू, एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं है ना। ठीक है, चलो, और कुछ सवाल है क्या जो हम आंसर देके निकल जाएंगे हम, हाँ, सीरियस वाला। और सबमिट करने के बाद एडिट नहीं होता है, वो बाद में एडिटिंग का विंडो खोलेगा वो ना, तो आप लोग सर रिक्वेस्ट करो उसके। हाँ, सर वो जो हम लोग का मतलब फाइनल सेमेस्टर का मार्क्स को लेने के लिए सर हम लोग का दूसरा सेमेस्टर का पूरा सबमिट करना पड़ा था सर, तो अभी अभी मतलब वो फाइनल वाला से सर हो जाएगा क्या उसमें, लेकिन सब सेमेस्टर का मार्क्स तो इंक्लूड है। आप आपका पास अगर उन लोग ने ले लिया है ना तो इट इज हम्म। फाइन ना, अगर वो लोग ले लिए वापस ले लिए तो हो जाएगा, जो है उसको डाल दो ना, ओके सर। ऐसे कर। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आप इंटीमेट करो एपीसीएस को ये सब के बारे में, इंटीमेट ठीक कर है दो सर। ऐसे है बोल के ना, क्योंकि बाद में हम्म। रिजेक्ट कर देगा तो आप बताना हम लोग तो बताया था बोल के, एक बार मिल लेना है जैसे भी, क्योंकि ये सब चीज भी तो एक्चुअली जो इंस्टीट्यूशन लेना भी नहीं चाहिए ना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्यों लेगा वो, लेकिन है बात का बात बोलने से, डुप्लीकेट को लेके भी तो देख के कर सकता है ना, और रहने देना है सर्टिफिकेट को तो क्या है, कॉम्पोजिट वाला दिया है तो ठीक है चलो, होगा। तब तो सबका आंसर हो गया ना, क्वेश्चन खत्म। सर आई हैव सबमिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिजिटली, सर बैठे से इट्स फाइन, होगा। हैव अ गुड डे एवरीवन, एंजॉय योर संडे, चलो पढ़ाई करो।